हेलो दोस्तों, हम हैं बीबी वर्चुअल्स। इंटर और फाइनल के सभी सीए स्टूडेंट्स के लिए पूरे भारत का एक विश्वसनीय नाम। इस नाम के पीछे है बरसों की मेहनत, उभरते युवाओं का साथ और सबसे ज्यादा आप लोगों का प्यार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज बीबी वर्चुअल प्रेजेंट्स सीए फेलिसिटेशन इवेंट 2023। तो एक बार जोरदार तालियां। तो दोस्तों, आज शाम की हमारी होस्ट है सीए अंकिता बोरा, जो कि आई है ऑल द वे फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, आज अमेरिका से आया मेरा होस्ट को सलाम करो। ये है अंकिता बोरा, जिन्होंने अभी हाल ही में बीबी वर्चुअल्स का प्लेटफॉर्म ज्वाइन करा है और ये सीए इंटर को लॉ पढ़ाएंगी। तो एक बार जोरदार तालियां सीए अंकिता बोरा के लिए। थैंक यू। बट वैसे तो मैं किसी का एहसान नहीं रखूंगी और मुझे पता है इन्होंने इतना मुझे अच्छे से इंट्रोड्यूस क्यों किया है। तो मैं बता दूं, ये सिर्फ सीए नहीं है तो रैंकर भी रह चुके हैं। एंटर में इनका 22nd रैंक था और फाइनल में 32 रैंक था, राइट। और ऊपर से थिएटर एक्टर भी है, फिल्म एक्टर भी है। तो ठीक है, अभी इतना ही बोलना था ना। हाँ। यार अंकिता, मेरे को एक चीज बताना, आज तक आपकी कभी लॉटरी लगी है लाइफ में? सीए को क्या लॉटरी की जरूरत है? नहीं है ना। वो बात ठीक है, बट हमारे बहुत सारे पूरे इंडिया में भी सिर्फ 3.5 लाख सीए ही हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सीए नहीं हैं। उन्हीं में से एक लोग की मैं आपको एक कहानी बताता हूँ दोस्तों। एक नॉन सीए इंसान था, रोज सुबह उठता, भगवान के पास जाता, अगरबत्ती जलाता और पूजा करता। हे भगवान, मेरी लॉटरी लगा दे, लॉटरी लगा दे। रोज सुबह उठता, भगवान के पास जाता, अगरबत्ती जलाता और लॉटरी के लिए विश करता कि हे भगवान, मेरी लॉटरी लगा दे, लॉटरी लगा दे। डेली सुबह उठेगा, भगवान के पास जाएगा, प्रार्थना करेगा, हे भगवान, मेरी लॉटरी लगा दो, लॉटरी लगा दो। एक दिन ना भगवान को गुस्सा आ गया और वो उसके स्वयं सामने प्रकट हो गया, खींच के एक थप्पड़ मारा। भगवान बोलते हैं, बेटा मैं तेरी लॉटरी तो लगा दूंगा, पर तू पहले जाके लॉटरी का टिकट तो खरीद। तो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातें तो कर लेते हैं मगर उस चीज को हासिल नहीं कर पाते। मगर इस सिक्के के दूसरे पहलू पे आप जैसे लोग होते हैं जो आज इस कमरे में मौजूद है, जो सिर्फ सोचते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये आपकी मेहनत और आपकी लगन और आपके हौसले हैं जिन्होंने आज आपको रैंक दिलाई है, जिसकी वजह से आज आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाते हैं। क्योंकि सपने उन्हीं के होते हैं पूरे जिनमें होती है जान। सिर्फ पंखों से नहीं, हौसलों से होती है उड़ान, हौसलों से होती है उड़ान। तो ये हौसले हैं आपके जिन्होंने आज आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया है दोस्तों। वैसे सीए जब हम नाम के पहले लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्राउड फीलिंग आती है और आपको तो पता ही है सोसाइटी में हमें सब किस नज़र से देखने लगते हैं। बट इसके पीछे जो एफर्ट्स है वो तो हमें ही पता है। और ऊपर से ऑल इंडिया रैंक लाना, मतलब इंडिया में टॉप करना, मुझे समझ में नहीं आता है। आप लोगों को 24 आवर्स से मिलता है ना, मतलब कितनी पढ़ाई करते हो। तो सारे इन ऑल इंडिया रैंकर्स के लिए सबसे ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। बट बाकी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके बारे में भी मैं कहना चाहूँगी। काफ़ी सारे लोग होते हैं जिन्होंने फेलियर फेस किया होता है। तो इस फेलियर को फेस करना, स्ट्रगल, उसके बाद हमारी एंजाइटी, स्ट्रेस, जो भी फ्रस्ट्रेशन है, सोसाइटी जितना टॉन्ट करती है, ये सबके बावजूद गिव अप ना करना, ये उससे भी बड़ी चीज़ है। और इसीलिए बीबी वर्चुअल्स ने ना कि सिर्फ ऑल इंडिया रैंकर्स को बट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी आज इनवाइट किया और एक इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। और ये जो फैकल्टीज से आप पढ़े हो, इनके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। तो एक बार बीबी वर्चुअल्स के लिए जोरदार तालियां। और अंकिता, आपने सारी स्ट्रगल ये वो सोना वोना वो सब तो बता दिया, मगर एक ज़रूरी बात जो कि एक और चीज़ है जहाँ पे हमारा सैक्रिफाइस होता है, बट आपने उसको मेंशन नहीं करा। पढ़ाई के वक्त कितनों ने अपने दिलों की कुर्बानी दी है। कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे मजनू भी बीच में बैठे होंगे। पर दोस्तों, अब आपके हाथ में डिग्री आ गई है, डिग्री दिखा के देखो, जो गई है वो वापस लौट आएगी। तो दोस्तों, इसी बात पे हम आज के शाम की आगाज करते हैं। हमारे बीच में आए हैं कुछ हमारे ही जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट स्पीकर्स जो कि अपने करियर में एक अच्छा मुकाम पा चुके हैं। और आज हम उनसे जानेंगे, उनके अनुभवों से हम सीखेंगे कि हम हमारा करियर पाथ कैसे ले जा सकते हैं। जो आज हमारे सामने आए हैं ये है स्टार्टअप वर्ल्ड से। इन्होंने खुद का एक स्टार्टअप चालू करा और आगे उसको बढ़ाया। माई फिटनेस उनका ब्रांड है, जो कि आज 30 से ज़्यादा लगभग फ्लेवर्स में उनके एसक्यूज है पीनट बटर के, माई फिटनेस ब्रांड के। और वैसे दिग्गज इंसान आज हमारे बीच में बैठे हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो ये स्टार्टअप है, ये जो ये ब्रांड है, उनका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, गेस कर सकते हो? मतलब मेजॉरिटी गर्ल्स का जो फेवरेट एक्टर होता है,
तो मैं बता दूं, सबके दिलों की धड़कन, मेजॉरिटी गर्ल्स का फेवरेट ऋतिक रोशन इसका ब्रांड एम्बेसडर रह चुका है। सो दोस्तों, ये ब्रांड, इसके जो फाउंडर है उनके बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, चलो इस शख्स की मकसद की आज जानते हैं डिटेल। चलो इस शख्स की मकसद का आज जानते हैं डिटेल। दुआ करते हैं ये अच्छी हेल्थ सब जगह पे करे प्रिवेल। दुआ करते हैं कि अच्छी हेल्थ सब जगह पे करे प्रिवेल। इसीलिए इन्होंने स्टार्ट करा है पीनट बटर फ्रॉम होलसेल टू रिटेल। ले जाएंगे ये इस बिजनेस को ऑन लार्ज स्केल। ऐसे है हमारे बीच में मोहम्मद पटेल। तो एक बार जोरदार तालियां हम मोहम्मद पटेल के लिए बजाएंगे। Congratulations to all of you for passing with this flying colors. थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. So my final attempt was due on November 15. तो जब CA ज्वाइन किया था, CPT IPCC होता था हमारे टाइम पे, तो वही रहता था कि बस जस्ट पास हो जाए, अटेम्प्ट ना लगे. फिर धीरे धीरे करते गए तो नवंबर 15 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ड्यू था. तो अभी तो रिज़ल्ट की डेट भी नहीं आई थी और इससे अचानक से मेल आ गया. सो मैं फिर यहाँ पे ICI की बांद्रा BKC ऑफिस पे गया और वहाँ पे मैंने इंक्वायरी की. तो मेरे जैसे टोटल 8 लोग थे इंडिया में से जिसका रिज़ल्ट विथहेल्ड हुआ था. और द रीज़न बीइंग कि मेरी आर्टिकलशिप में 9 छुट्टियाँ ज़्यादा थी. तो 1 नवंबर को जब 30 मंथ्स कंप्लीट करने होते हैं, एग्ज़ाम जो मंथ में होता है वो मंथ की फर्स्ट डेट को, तो मेरे हो रहे थे 29 मंथ्स 23 डेज़. सो फॉर 7 days द रिज़ल्ट गॉट विथहेल्ड. I tried back and forth going to Ahmedabad and collecting all the documents they were requiring. बट अल्टीमेटली रिज़ल्ट के 6 दिन पहले, नोटिफिकेशन के 1 दिन पहले उन्होंने बता दिया कि नहीं, आपका रिज़ल्ट हम नहीं दे पाएंगे. देन उस वक्त मेरा मोटिवेशन काफ़ी टूट गया था कि यार इतना मेहनत किया और फिर ये रिज़ल्ट भी नहीं दे रहे, ये सब क्या है. तो देन आफ्टर 1 or 2 days ब्रेक, जैसा मैम ने बताया कि एक क्वालिटी जो सारे CA में डे 1 से होती है, लाइक जब आर्टिकलशिप में इतना घिस चुके हो, एग्ज़ाम में इतना पढ़ाई करते हैं, इतने लंबे लंबे आवर्स सेल्फ स्टडी करते हैं, प्लस इतने लंबे लंबे आवर्स क्लासेस करते हैं, नेवर गिव अप एटीट्यूड जनरली आ जाता है CA एस्पिरेंट हो. जैसे अभी हाल ही में एक 2-3 दिन पहले मैं एक सीरीज़ देख रहा था. एक सीरीज़ लॉन्च हुई है अमेज़ॉन पे, हाफ CA. तो जैसे उसमें आपने देखा होगा, एक भैया होते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, उनकी ऑफिस में भी एक बंदा काम करता है जो 8 अटेम्प्ट लगा चुका है. तो आज हमारी ऑफिस में भी एक बंदा है जो काम करता है. हम दोनों ने IPCC साथ में दिया था. फिर मैंने जब फाइनल क्लियर किया तब उसका IPCC में 12वां अटेम्प्ट था. फिर उसने IPCC क्लियर किया और अभी उनका फाइनल्स चल रहा है. सो एक जब ये आर्टिकलशिप करते हो और ये लंबे लंबे जब क्लासेस होते हैं और खुद सेल्फ स्टडी में भी इतना मेहनत करते हैं ना, तो इतना कुछ टाइम का इन्वेस्टमेंट लग गया होता है कि फिर गिव अप करना बहुत बहुत बड़ा एक कॉस्ट. प्लस जैसे सोसाइटी में सबकी एक्सपेक्टेशन आपसे होती है, आपकी फैमिली को आपसे एक्सपेक्टेशन होती है, तो इतना बढ़ जाता है. तो फिर 2 दिन ब्रेक लेने के बाद हमने वापस से तैयारी स्टार्ट की. एंड May 16 आई अपीयर्ड अगेन एंड थैंकफुली उस टाइम उन्होंने रिज़ल्ट दे दिया और AIR 15 आया था. फर्स्ट एग्ज़ाम सेकंड वाले से भी अच्छा गया था. और आयरनी देखो, ICI में इतना हमने रिक्वेस्ट किया, ये किया, फिर 3 साल के बाद ICI ने दिल्ली में एक इवेंट में एज अ गेस्ट इनवाइट किया, लेकिन वो पुराना रिजल्ट अभी तक नहीं दिया है. तो ऐसे CA का जर्नी कंप्लीट हुआ था. देन वो जैसे आप सब भी रैंकर हो, आप अब भी आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको भी बिफोर कैंपस MNCs है, जैसे मैरिको है या आदित्य बिरला है,
उनके कॉल्स आएंगे, आप वहाँ पे जाओगे, तो मोस्टली तो आप यहाँ पे ही सबसे मिल रहे हो। मुझे सर बता रहे थे 80 में से 70 रैंकर्स तो सिर्फ बीबी वर्चुअल से। सो लाइक वेरी क्योंकि अभी तक कोई भी क्लासेस के कभी 20% से ज़्यादा रैंकर्स देखे नहीं है, तो ये मतलब बहुत बड़ी बात है कि 85% प्लस रैंकर्स एक ही क्लास से है और एक ही सर से पढ़े हुए हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पेपर्स भंवर सर ने सेट किए थे। तो हमारे टाइम पे AIR 50 में 124 बच्चे थे और 124 बच्चे में से मोस्टली सब ने कोई ना कोई MNCs ज्वाइन की थी। तो आई कम फ्रॉम अ सिटी कॉल्ड सिलवासा, बहुत छोटा सिटी है। तो मेरा ऐसा था कि नहीं, बाहर नहीं जाना है इतना, मुंबई या कोई भी मेट्रो में नहीं जाना है, यहाँ पे करेंगे जो भी करेंगे कुछ छोटा मोटा। तब हमने ऐसा सोचा था कि भाई अभी खुद का ही कुछ करना है। तब KPOs वगैरह एक्सप्लोर कर रहे थे कि आउटसोर्सिंग का काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो उसके लिए आफ्टर बीइंग CA आई जॉइंड वन कंपनी इन अहमदाबाद। वो टाइम पे मेरे सारे फ्रेंड्स के पैकेजेस 15, 17, 18, 20 लाख, मिनिमम 10 से नीचे तो कोई नहीं था। और तब मैं 18,000 रुपये महीने काम कर रहा था कि काम मुझे सीखना था। एक UK की अकाउंटिंग आउटसोर्सेस फर्म थी और मैंने साथ में प्रैक्टिस स्टार्ट की। तो हमने जब अहमदाबाद में एक छोटा सा ऑफिस लिया था, उसका रेंट था 12,000 रुपये और दूसरे मेंटेनेंस और नॉर्मल इंटरनेट्स वगैरह के खर्चे मिला के हो रहे थे 15,000। तो ऑफिस स्टार्ट कर दिया, लेकिन क्लाइंट तो कोई था नहीं और सिटी है पूरा नया था। तो अभी डे 1 से एक्सपेंस निकालेंगे कैसे? तो वो रेंट भरने के लिए आई टुक अप दिस जॉब के साथ में सीख भी लेंगे। UK का फर्म था, तो टाइमिंग रहता था 2 बजे दोपहर को 1 बजे जाना रहता था और रात को 11 बजे छूटते थे। और सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक 3 घंटे हम अपना क्लाइंट सोर्स करते थे या दूसरे जो भी क्लाइंट का छोटा मोटा काम आया वो करते थे। बाकी थोड़ा बहुत लर्निंग करते थे कि भाई क्या कर सकते हैं, क्लाइंट कैसे लाते हैं, वो सब। तो ऐसे 3-4 महीने चला एंड देन वी 1-2 क्लाइंट भी ऑनबोर्ड किए आउटसाइड इंडिया के और 1-1.5 साल तक प्रैक्टिस किया। सो प्रैक्टिस में भी धीरे धीरे दूसरे फ्रेंड्स भी जुड़ते गए और हमने 2 साल के अंदर 4 ब्रांचेस कर दिए। फिर हमने सोचा कि नहीं, अभी KPO वाला तब बहुत, उसमें भी बहुत कंपटीशन बढ़ गया था। तो वी वर लुकिंग कि दूसरा क्या कर सकते हैं एंड देन वी स्टार्टेड दिस ब्रांड कॉल्ड माई फिटनेस। सो पीनट बटर करके हमने एक प्रोडक्ट निकाला, बाहर बहुत अच्छा चल रहा था। तो हमने सोचा इंडिया में भी अभी हेल्थ फूड का ट्रेंड काफ़ी आगे जाके काफ़ी स्कोप है। तो धीरे धीरे हमने स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में हम डोर टू डोर सेल्स करते थे। हम एक दुकानदार के पास जाते थे जो भी हमारी सिटी में आजू बाजू में है और उनको बोलते थे कि सर आप हमारा माल रखो और जब आप इसको बेचोगे तब आप हमें पैसे देना। और फूड इंडस्ट्री में ऐसा है कि छोटे से छोटा किराना वाला है ना, उसको साल में 150 से 200 नई कंपनी के सेल्समैन आते हैं। तो एक इंडिया में ना एक लोगों का एक मेंटालिटी है कि जैसे सामने से कोई भी मार्केटिंग में अप्रोच करेगा ना, तो सामने वाला कोई भी हो, लोग जनरली उसको अवॉइड करते हैं। आपको कॉल आएगा कि अमेरिकन एक्सप्रेस से बोल रहा हूँ या कोटक से, HDFC से बोल रहा हूँ, आप क्रेडिट कार्ड ले लो, तो आप डिस्कनेक्ट कर दोगे। बट जब आपको चाहिए होगा क्रेडिट कार्ड, तो छोटे से छोटा बैंक भी आपको देगा ना, लाइक इंडसइंड दे रहा है या कोई भी कॉरपोरेशन बैंक या कोई भी छोटा बैंक दे रहा है जो इतना लाइक टॉप 5 में नहीं आता इंडिया में, तो भी आप ले लोगे। तो इंडिया में ऐसे ही दुकानदार हमें, आधे दुकानदार हमें भगा देते थे कि जस्ट अनदर सेल्समैन है, तो आप जाओ, अभी दुकान का धंधे का टाइम है। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे स्ट्रगल करते करते हमने ये जर्नी स्टार्ट की और 1-2 साल हुए तो काफ़ी अच्छा ब्रेक थ्रू मिला
फिर धीरे धीरे सेल्स वर पिकिंग एंड देन कोविड आ गया। सो कोविड आ गया, हम तकरीबन 1 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे थे मंथली, और कोविड आ गया, फ्यूचर का कोई विजिबिलिटी नहीं था, और सेल ड्रॉप हो गया मार्च में सिर्फ 4,000 रुपये का, क्योंकि सब चीज़ बंद थी। सिर्फ सिटी में एक शॉप का ऑर्डर आया था, उसको हमने फुलफ़िल किया था। तो वी वर थिंकिंग कि क्या करें। एंड देन अगेन बाय गॉड्स ग्रेस, जब ये सब लॉकडाउन लिफ्ट हुआ और हेल्थ अवेयरनेस एकदम से ज़्यादा बढ़ गया, एंड देन द कंपनी टुक ऑफ। साथ में बहुत सारे इनिशिएटिव्स चल रहे थे, तो धीरे धीरे कंपनी बड़ा हो गया। एंड आफ्टर दैट वी रेज्ड आवर सीरीज ए राउंड। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो भी मेरा बैचमेट था, सीए रैंकर था, जेपी मॉर्गन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम कर रहा था। उसको मैंने एक दिन फ़ोन किया कि एक इन्वेस्टर ने हमें अप्रोच किया है, तो इसको कैसे करें। तो एट दैट टाइम वो इन्वेस्टर ने हमें ऑफ़र दिया था कि 2 करोड़ रुपया मैं इन्वेस्ट करता हूँ आपकी कंपनी में, मुझे 10% चाहिए आपकी कंपनी का। तो इन्वेस्टर ने फ़ोन पे मुझे बोल दिया। कल सुबह उसकी टीम के साथ कॉल था, तो वो पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आई। मैं बोला कि ये इन्वेस्टर सुबह फिर ना जाए। मतलब वो टाइम पे स्टेट ऑफ माइंड ऐसा था कि अगर ये 20 करोड़ दे रहा है ना, तो उसको चाबी भी दे देंगे कि भाई पूरी कंपनी तू ही रख। तो मैंने फिर फ़ोन किया मेरे फ्रेंड को, तो उसने बोला नहीं इतने में मत दो, और हमारा ये कॉन्वर्जेसन 1-2 घंटे चला। फिर उसको थोड़ा थोड़ा हम डिले करते गए, और मैंने वो मेरे फ्रेंड को बोला कि तू आके हमें ज्वाइन कर ले, बिकॉज यू आर गुड विथ इन्वेस्टर्स, फंड रेज और वो सब तू देख ले। एंड ही जॉइंड आवर कंपनी। उसका 3 महीने का नोटिस पीरियड था। तो जब तक नोटिस पीरियड ख़त्म हुआ, फिर उसका नोटिस पीरियड ख़त्म हो रहा था, 1 अप्रैल को वो हमें ज्वाइन करने वाला था। तो हम एक दूसरे इन्वेस्टर से मिलने गए 23 मार्च को। तो उसने 1 दिन का छुट्टी लिया और वो हमारे साथ इन्वेस्टर मीटिंग में आया। तो हम रास्ते में जा रहे थे, यहाँ से ही इन्वेस्टर था अंधेरी ईस्ट में, वर्सोवा से हम साथ में जा रहे थे, हम तीनों, मैं, मेरा को फाउंडर और मेरा फ्रेंड। तो रास्ते में बात कर रहे थे कि इन्वेस्टर को क्या वैल्यू बतानी है। तो मैंने उसको बोला कि भाई 70-80 करोड़ आएगा तो भी विल टेक इन्वेस्टमेंट, और अगर 3 करोड़ में कंपनी पहुंच गया तो फिर लाइफ सेट है, फिर कुछ करना ही नहीं है। तो उसने सब सुना, और मेरे को उसने बोला कि तू बिज़नेस समझा देना इन्वेस्टर को, वैल्यूएशन के नेगोशिएशन में तू कुछ भी मत बोलना। तो मैंने बोला ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम गए वहाँ पे, उनको बिज़नेस समझाया, उनको बिज़नेस समझ आया। फिर उन्होंने बोला बोलो कितने पैसे चाहिए और क्या वैल्यू पे दोगे। तो फिर मेरे फ्रेंड ने पेन हाथ में लिया बोर्ड पे, और उसने नंबर पुट किया 210 करोड़। तो सामने वाला इन्वेस्टर 1 मिनट तो कुछ नहीं बोला, फिर उसने काउंटर किया 140। तो मेरे मन में हो रहा है कि इसको अभी हाँ बोल दूँ। तो वो नीचे से मेरा पैर दबा रहा है, तू कुछ मत बोलना। और फिर उसने वहाँ पे विदिन 5 मिनट्स वो हैंडशेक डील कर लिया 175 पे। सो जस्ट आप में से ही बहुत लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाएंगे, तो आप भी कभी नेगोशिएशन में जाओगे तो ये सब चीज़ बहुत काम आएगी। तो देन वी रेज्ड आवर फर्स्ट राउंड, और फिर धीरे धीरे 2 साल में हमें एक एक्विजिशन अपॉर्चुनिटी मिला, एंड वी जस्ट लास्ट सितंबर आवर कंपनी गॉट एक्वायर्ड बाय मेंसा ब्रांड्स। एक हाउस ऑफ ब्रांड्स है बेस्ड इन बेंगलोर। So right now we are helping them in transition and thinking to start something new maybe in next 6 months. ये मेरा छोटा सा जर्नी था। अभी आपको कोई क्वेश्चन या कुछ स्पेसिफिक कुछ अगर पूछना हो। So you said कि you started your own practice and then ventured into food business. How did that happen? Like बिल्कुल अलग ही fields हो गए, तो वो हिम्मत या मोटिवेशन कहाँ से आया? Like if you could shed some light on it. So while doing practice, मैंने ना साथ में ही प्रोडक्ट डेवलपमेंट वगैरह स्टार्ट कर दिया था। और
तब इतना कुछ एक्सपेक्टेशंस वगैरह नहीं थे, तो इतना कुछ मंथली रिक्वायरमेंट नहीं था, छोटा सिटी में हम रहते थे। तो जब हम नए बिज़नेस स्टार्ट करके जब 20,000 रुपीज़ पर मंथ हमारा नेट प्रॉफिट होने लगा, देन आई सरेंडर्ड माई COP एंड गॉन दिस इनटू फुल टाइम। पहले हम पूरे दिन प्रैक्टिस करते थे और रात को ये सिर्फ काम करते थे। सो कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं था, क्योंकि इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। सो वो ट्रांजिशन हमारे लिए बहुत इजी था, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ अभी जो हम नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें मेरा एक फ्रेंड है, हमारी बैच का ही है, थ्रू आउट रैंकर है तीनों लेवल पे। तो मैंने उसको बोला कि तू हमें ज्वाइन कर ले। तो अभी क्या हो रहा है ना कि हुए 6 साल हो गए उसको। अभी वो पहले वेदांता में 3 साल काम किया, फिर मैरिको में 3 साल काम किया, और अभी ओला इलेक्ट्रिक में काम कर रहा है पिछले 2-3 साल से। तो जब आपका पे बढ़ जाता है ना, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर फेल हुआ, कुछ नहीं चला, तो वो लेवल का तब तक लाइफस्टाइल हो जाता है, EMIs चालू हो जाता है। तो वो एक उसके लिए काफ़ी वो डिसीजन उसको लेने में 5-6 महीने लग गए। तो मेरे टाइम पे जब मैंने ये ट्रांजिशन किया, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इतनी नहीं थी और इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि सिर्फ घर ही चलाना था। सो वो थोड़ा इजी था। हेलो सर, मैं ब्रायन लोबो, दिस इज़ ब्रायन लोबो है। और मेरे को एक क्वेश्चन था, इवन आई एम इनटू थिंकिंग ऑफ समथिंग मैन्युफैक्चरिंग, मेरे दिमाग में ऑलरेडी बहुत टाइम से चल रहा है, बट बिकॉज ऑफ दिस CA मैं वो इनिशिएट नहीं कर पा रहा था। नाउ आई हैव लाइक क्लियर्ड बाय दिस पाथ। द पॉइंट इज द प्रोडक्ट is not famous in India, so the market is not here. वो product belongs to some other country. How can I go about like researching or like the process of doing it? क्योंकि I can't explore the market from here. Either I have to go out research there, or like how will you approach? Like how did you approach? Because आपने भी कहा starting में market यहाँ नहीं था, you had market outside. So how did you approach that part? तो हमारा ना मैन्युफैक्चरिंग हमने कभी ऑन नहीं किया था, बट प्रोडक्ट सेलिंग का प्रॉब्लम सेम था, क्योंकि 2017 में जब हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट किया ना, तो इंडिया में पीनट बटर का अवेयरनेस बहुत कम था। आज की डेट में भी बहुत कम है, लाइक लेस देन 1% इंडियन कंज्यूम पीनट बटर। तो बाहर क्या होता है ना, जैसे US वगैरह में स्कूल में ब्रेकफास्ट में भी वो देते थे। तो हमने इसकी रिसर्च में गल्फ़ वगैरह कंट्रीज़ में जब विज़िट कर रहे थे, तो वी वर थिंकिंग डूइंग समथिंग इन हेल्थ फूड। तो हमने पूरा लिस्ट डाउन किया था कि भाई ये इतनी प्रोडक्ट्स है। तो टोटल 22 प्रोडक्ट थी कि जिसका लग रहा था कि यहाँ पे पोटेंशियल आप आगे जाके मार्केट डेवलप होगा 2-4-5 साल में। उसमें से एक पीनट बटर था, और हमने सबसे पहले उसको चुना था। और हमें क्योंकि उसमें ना यूनिट इकोनॉमिक्स अच्छे बैठ रहे थे। तो वो जब अब आपका प्रोडक्ट भी, जब कोई भी एक प्रोडक्ट फाइनल करके स्टार्ट करोगे, रिसर्च करने के लिए तो आप कोई भी कंट्री पे चले जाओ, और अभी तो कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, गूगल से मोस्टली सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जो भी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो उसका कौन कौन उसमें नंबर 1 है दूसरे कंट्रीज़ में, वो भी आपको पता चल जाएगा। अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो सारा डेटा भी मिल जाएगा यूनिट इकोनॉमिक्स का, और उसकी जो प्रोडक्ट्स के अनबॉक्सिंग वीडियोस भी आपको यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएंगे। और कस्टमर के क्या रिव्यूज़ है, उसके लिए अमेज़ॉन बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि वो प्रोडक्ट लोगों को क्यों पसंद आ रहा है, और वो प्रोडक्ट में दूसरी क्या कमियाँ है जो लोगों को प्रॉब्लम लग रही है। क्योंकि जब पीनट बटर हम कर रहे थे, तो हमने देखा कि इंडियन कंज्यूमर के बहुत सारे रिव्यूज़ पसंद नहीं कर रहे थे उसको। उसका एक रीज़न था कि वो है ना मुँह में चिपक जाता था, क्योंकि वो स्टिकीनेस काफ़ी आता है। तो हमने वो पेन पॉइंट लिया और उसको धीरे धीरे सॉल्व किया। फिर दूसरा एक पेन पॉइंट था कि ऑयल सेपरेट हो जाता था वो प्रोडक्ट में, तो ऑयल सेपरेशन कैसे ना हो, तो उसके लिए हमें 2 साल लग गए। तो वो धीरे धीरे एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते गए। और बाकी जो भी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, बट यहाँ पे जब स्टार्ट करोगे ना, और अगर यहाँ पे एग्जिस्टिंग मार्केट नहीं है, तो उसकी अवेयरनेस में आपको काफ़ी मतलब मेहनत लगेगा। और उसके बहुत सारे रास्ते हैं। अभी तो सोशल मीडिया है, आप आपका मैसेज जितने लोगों को पहुंचाना चाहो आप
पहुंचा सकते हो। छोटा आप अगर स्टार्ट करोगे कि मुझे ये सिटी में सबको बताना है कि ये चीज़ है, फिर उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे डबल डाउन जाते जाते उसको स्केल अप कर सकते हो। टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा, बट हो जाता है इवेंचुअली। सो एक बार जोरदार तालियां मोहम्मद पटेल के लिए। थैंक यू सो मच सर। सर, आपकी फर्स्ट सैलरी से लेके आज इतना बड़ा ब्रांड बनाने की ये जो जर्नी है, और स्पेशली जब कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ये करता है तो हम सभी के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। तो वैसे ही आज हमारे साथ और एक गेस्ट है जो ऑल इंडिया रैंक 1 रह चुके हैं नवंबर 18 अटेम्प्ट में। जी हाँ दोस्तों, और ये ऑल इंडिया रैंक 1 भी बीबी वर्चुअल्स का स्टूडेंट है। सो ये इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 लाई नवंबर 18 में। उसके बाद इन्होंने बारिंग प्राइवेट इक्विटी में 2.5 साल काम करा और आज ये वीडियो वर्स में स्ट्रैटेजी लीड है। सो दोस्तों, इनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि लग गई इस बारूद में चिंगारी, जब लेके आया AIR 1 ये भारी, कि लग गई इस बारूद में चिंगारी जब लेके आया ये AIR 1 भारी, कि पूरा जमाना याद करेगा इनको जब ये खेलेंगे शतकीय पारी, क्योंकि अब हमारे बीच में आ रहे हैं सिद्धार्थ भंडारी। तो एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे सिद्धार्थ भंडारी का, जो आएंगे और अपने अनुभव से कुछ शब्द हमें हमारे बीच रखेंगे। सर का एक YouTube चैनल भी है जिस पे अराउंड 22,000 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, इसके पहले मैं चाहूंगा कि हमारे बीच से शुभम केसवानी सर और आकाश कंडोई सर आए और एक प्यारा एक मोमेंटो टोकन ऑफ लव। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। रैंक लाना बहुत मुश्किल है, वो मेरे को पता है, और एंड ऑल्सो क्लियरिंग CA इज़ ऑल्सो अ बिग अचीवमेंट। तो थोड़ा सा मैं अपना CA जर्नी बताऊंगा, देन पोस्ट उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ। तो when I moved, so I was born and brought up in Jodhpur, Rajasthan. Till 12th standard I was there only. 12th के बाद एक ये था कि घर से बाहर निकलना है, कि जोधपुर से बाहर निकलना था मेरे को। तो जोधपुर से बाहर निकलना था, तो फर्स्ट ऑप्शन वॉज बॉम्बे फॉर मी। बैंगलोर एक ऑप्शन था, बट बैंगलोर मेरा बड़ा भाई गया था एंड मुझे उधर नहीं जाना था, बिकॉज वहाँ मेरी एक फैमिली रहती है, तो मुझे घर पे नहीं रहना था वहाँ पर जाके अभी। तो फिर मैं बॉम्बे मूव हुआ। बॉम्बे में कॉलेज ज्वाइन किया, NM कॉलेज ज्वाइन किया फर्स्ट। NM को, और उस टाइम मैंने CA स्टार्ट नहीं किया था। मतलब नॉर्मली अपन क्या करते हैं, 12th स्टैंडर्ड जून वाला CPT अटेम्प्ट देते हैं। तो अगर मैं CA स्टार्ट करता तो मेरे घर वाले बोलते वहीं रह ले जोधपुर, बिकॉज जोधपुर इज़ नोन फॉर काइंड ऑफ CA हब है वो भी। तो मैं वहाँ से निकल गया। जब बॉम्बे आया, NM कॉलेज ज्वाइन किया। NM कॉलेज नोन टू बी बेस्ट कॉलेज इन महाराष्ट्र, तो ज्वाइन किया। देन फर्स्ट हफ्ते में पता चल गया यहाँ कुछ पढ़ाई नहीं होने वाली, मतलब कुछ होती नहीं है, नॉर्मली कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, तो यहाँ पर यू नो मोर देन द टीचर, वैसा सिचुएशन था। तो फिर मैंने कहा अभी 3 साल तो बॉम्बे ही हूँ, तो ऐसा नहीं रहना है कि 3 साल बाद ये सिर्फ एक BCom डिग्री है। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया कि CA तो करना पड़ेगा अभी। एंड बैक आउट द माइंड अच्छा था कि मेरा अकाउंट्स अच्छा था, तो CA अपन जब जाते हैं तो एक होता है कि अकाउंट्स अच्छा होना चाहिए। तो उस बेसिस पे मैंने CPT का रजिस्ट्रेशन किया, दिसंबर अटेम्प्ट दिया था। तो दिसंबर अटेम्प्ट दिया, CPT आई थिंक मेरे को 109 मिला था। उस टाइम 200 नंबर का पेपर होता था, यू हैव टू बी क्लियर, 100 से ऊपर लाना होता, तो 109 आया था। तो पास हो गया। उसके बाद क्योंकि मेरा कॉलेज का टाइमिंग्स बहुत वियर्ड था, 10 से 3 बजे तक कॉलेज होता था, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था कॉलेज क्लासेस ज्वाइन करने का, जो 6 to 9 मेरे NM कॉलेज में ही होता था। WRC का क्लास, WRC का क्लास होता था, जहाँ पर फर्स्ट टाइम मैं भंवर सर से मिला था। तो मेरा IPCC क्लासेस स्टार्ट हो गया था। DT वॉज टेकन बाय भंवर सर वहाँ पर, एंड अलग अलग टीचर्स थे जिसके भी थे। सिर्फ 3 घंटे का क्लास होता था, तो वही ऑप्शन था, उतना ही था हमारे पास करने का। तो उस बेसिस पे पढ़े, सब किया। IPCC एग्ज़ाम्स दिए फिर, एंड IPCC में मुझे अराउंड 398 आया था, अराउंड फ्रॉम 700 उस टाइम पे, और 3 सब्जेक्ट्स में 40 आया था। 40 मतलब क्लियर ऐसे होता है, ऐसे ही क्लियर हुए थे। तो उस टाइम एक मिस्टेक, मतलब एक पता था कि मिस्टेक क्या हुआ, अपने पढ़ाई कम की थी वो पता था, बिकॉज टाइम भी कम था। तो जितना टाइम था उसमें वी वर मेकिंग श्योर कि पढ़ाई हो जाए पूरा। तो देन वो हुआ, देन गॉट अ चांस। फिर IPCC क्लियर होती ही आर्टिकलशिप, एंड आर्टिकलशिप अगर बॉम्बे में हो तो सबसे पहले आप ट्राई करोगे बिग 4 में मिल जाए। दैट्स अ अचीवमेंट। काफ़ी टाइम अपन लोकल में बहुत बार घुमा हुआ मैं, तो हमेशा लोकल में जब लोअर पैनल से पास करते हो ना, तो डेलॉयट का एक ऑफिस दिखता है, बड़ा सा इंडिया बुल्स का बिल्डिंग है, और 32 मतलब टॉप फ्लोर पे उसका ऑफिस है। तो उस टाइम सोचा था कि यार जाएंगे तो इधर ही जाएंगे, ट्राई करेंगे इधर ही जाने का। तो जैसे ही IPCC क्लियर हुआ तो सब जगह अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, हर जगह। अब देखा जाएगा, कोई प्रोसेस किसी को पता नहीं था, होगा जो देखेंगे वैसा था। तो KPMG में मुझे फर्स्ट इंटरव्यू मिल गया था, बट KPMG में क्लियर नहीं कर पाया था। देन डेलॉयट में मिल गया था मुझे, और डेलॉयट में इंटरव्यू क्लियर हो गया था।
तो डेलॉइट में मिल गया, तो डेलॉइट में अपॉर्चुनिटी मिल गई थी मेरे को उस टाइम पे। बट फिर क्या हुआ कि मैं कॉलेज में था, एनएम कॉलेज, और एनएम कॉलेज में क्या प्रॉब्लम होता है कि अगर आप ये सीए कर रहे हो तो कोई पर्टिकुलर सेल्फ फाइनेंस कोर्स जो मैं कर रहा था उसमें सीए आर्टिकलशिप अलाउ ही नहीं होता है, तो यू हैव टू वेट फॉर 1 year देन ओनली यू ज्वाइन। तो मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है कि सीए इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी सोचा, बोला सीए इंपॉर्टेंट है तो कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, तो फिर मैंने कॉलेज छोड़ दिया। बहुत फास्ट डिसीजन लिया मैंने कॉलेज छोड़ दिया, मतलब सीधा, मतलब एक बार मैं प्रिंसिपल से कन्विंस कर रहा था कि प्लीज़ अलाउ आर्टिकलशिप, ये बहुत ज़रूरी है हमारे करियर के लिए। दे वर नॉट एक्सेप्टिंग, तो ऑन स्पॉट डिसीजन लिया कि रेजिग्नेशन देना है, मतलब मैं वहीं पर ही था। मैंने पापा को फ़ोन करके बोला कि हाँ भाई ये डिसीजन ले लिया है, अभी आपसे बस हाँ चाहिए। पापा ने हाँ बोला, ठीक है, फिर मैंने ले लिया वैसा, और देन फिर मैंने दूसरी कॉलेज ज्वाइन कर ली, दैट वाज अनदर स्टोरी। देन डेलॉइट में आर्टिकलशिप किया 1 year, जो भी का ये, देन फिर KPMG, फिर उसके बाद मैंने 1 साल बाद KPMG ज्वाइन कर लिया। 1 साल अपन को मिलता है कि यू कैन शिफ्ट, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया था। देन ज्वाइन KPMG। देन एक जो मिस्टेक मेरे को याद थी IPCC में की थी कि पढ़ाई कम हुई थी एंड कोर्स बहुत वैसा था, एकदम वैसा चल रहा था, तो फिर वो मिस्टेक मैंने क्लियर कर ली। देन गेव माई CA फाइनल, देन और अभी तक रैंक आई नहीं थी, IPCC में भी रैंक नहीं थी, तो पता नहीं, तो कभी प्रेशर नहीं था कि रैंक लाना है, वो वाला प्रेशर नहीं था, ये पता था कि पूरा कोर्स करके जाना है और पढ़ के जाना है, तो ठीक है, तो वो सब क्लियर किया। देन CA फाइनल दिया, मुझे भी 5 महीने मिलते अपन को लीव के, पूरा पढ़े, मतलब सिर्फ पढ़ना ही था। उस टाइम इतना डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे जितने आज होते होंगे डिस्ट्रैक्शन, जो भी आपके इंस्टाग्राम और जो भी डिस्ट्रैक्शन है इतने नहीं थे। तो क्लियर कर लिया, CA फाइनल हुआ। रिजल्ट डे पे हमारे टाइम में एक स्टोरी है, पता नहीं आई डोंट नो कितने लोगों को पता होगी मेरी। नॉर्मली जब भी रैंक आता है तो 1 2 3 को कॉल आता है ICAI के प्रेसिडेंट से। हमारे टाइम में रैंक में रिजल्ट पहले आया, कॉल आया नहीं था किसी को, तो रैंक मेरे को दिखा मेरे स्क्रीन पे कि 1 दिखा रहा है और ICAI है, गलती तो हो ही सकती है। तो क्योंकि एक बार उसके पहले हुआ था कि रिजल्ट पास दिखा के भी फेल हुए थे लोग, तो मैंने कहा अपने को, और रैंक आई नहीं कभी, तो पहली बार तो पेज पे गए उसके, तो जाके देखा, ठीक है, फिर मेरे को नोन में भंवर सर ही थे, मैंने भंवर सर को कॉल किया, सर यहाँ पर रैंक दिखा रहा है बट कॉल तो आया नहीं है। तो और सर शायद उस टाइम कोई तो ब्रांच में, वसई ब्रांच में थे, तो फिर सर को बोला सर पता करो ये है कि नहीं, उसके बाद ही मैं किसी को बताऊँगा। तो फिर तब तक उसका वेट किया, सर ने कंफर्म किया, काफ़ी टीचर्स ने मैंने जिन को पूछा था उन्होंने कंफर्म किया ब्रांच से कि हाँ रैंक है, और फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मेरे जब पापा को बोला कि हाँ ठीक है, अब जिसको बताना है बता दो। तो वो मोमेंट आई थिंक सबके लिए बहुत अच्छा रहा होगा कि जब आप अपन रिजल्ट का वो एंटर दबाते हैं। तो मैं जब चेक करने गया था मैं तो रोल नंबर भूल गया था, उसके 1 मिनट पहले रोल नंबर भी याद था, जैसे चेक करने की बारी आई रोल नंबर भूल गए थे, बट दैट वाज द मोमेंट फॉर मी ऑल्सो। उसके बाद वंस यू क्लियर रैंक 1 आया, 1 से 50 कुछ भी आया, देन यू आर एक लेवल पे ही रहते हो फॉर इंटरव्यू करने के लिए। तो फिर अपन को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है वहाँ पर कि एक बिग फोर्स, और ये तो है ही है, ये तो आपके रहेंगे, बट यू गेट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ MNCs हो गए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गए, प्राइवेट इक्विटीज़ हो गए, कंसल्टिंग कंपनीज हो गई, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आई थिंक लास्ट 5-6 ईयर्स ही ओपन हुई अपने लिए, एंड दैट्स वेरी गुड फॉर अस ऑल्सो, एंड लॉट ऑफ पीपल हैव जॉइंड ओवर देयर ऑल्सो। तो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि अपने कैंपस प्लेसमेंट्स में प्राइवेट इक्विटी केम फॉर द फर्स्ट टाइम, बेयरिंग प्राइवेट इक्विटी। उसके पहले मुझे भी नहीं पता था प्राइवेट इक्विटी होता क्या। जैसी वो एक डिफरेंट कंपनी दिखी, मैंने पहले रिसर्च किया कि प्राइवेट इक्विटी एग्जैक्टली होता क्या है, एंड दैट वाज मेनली दे इन्वेस्ट इन कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, स्टार्टअप्स हो गए या बिग प्राइवेट कंपनीज वे यू इन्वेस्ट मनी, तो दैट्स द मेन फंडा ऑफ प्राइवेट इक्विटी। तो मैंने कहा ये तो मतलब इट्स वेरी डिफरेंट एंड मुझे इसी फील्ड में जाना है, तो दैट्स व्हाट आई प्रिपेयर्ड फॉर। मेरा कैंपस प्लेसमेंट में एक ही टारगेट था कि इधर देना है, वी हैव टू सेलेक्ट 3, कुछ भी 3 सेलेक्ट करने थे, मैंने सेलेक्ट किया, बट मेरा टारगेट यही था कि इधर मिल जाए। तो फिर मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया, आई थिंक 40-45 मिनट्स का इंटरव्यू चला, बट दे वर लुकिंग फॉर सम चेंज ऑल्सो, लाइक CAs उनको हायर करने थे, तो आई गॉट इनटू प्राइवेट इक्विटी, वहाँ से मुझे प्राइवेट इक्विटी में मिला, वर्कड ओवर देयर, जॉइंड वर्कड ओवर देयर फॉर 2.5 years। मेनली इसमें अपने CA रिलेटेड वर्क इतना नहीं है, इट्स मेनली एनालाइजिंग इन्वेस्टमेंट्स। कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई, वाई विल यू इन्वेस्ट इन दैट, अगर आपको इन्वेस्ट करना और कितना परसेंटेज इक्विटी, जैसे मोहम्मद बता रहा था कितना % इक्विटी, तो वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। हम नेगोशिएट कर रहे हैं कि हमें कितना चाहिए, तो वो मैंने वहाँ पर किया, पार्ट ऑफ फ्यू इन्वेस्टमेंट्स दैट टाइम। देन हमने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था, वीडियोवर्स, दैट टाइम जब मैं वहाँ पर था। वीडियोवर्स एक कंपनी है जहाँ पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। जो भी आपको IPL, फुटबॉल, क्रिकेट, जो भी स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, आप जो भी लाइव मैचेस देखते हैं,
तो उसमें ऑटोमेटिक की मोमेंट्स जनरेट होते हैं. की मोमेंट्स मतलब जो भी लाइव मैचेस में कोई भी मोमेंट होता है इंपॉर्टेंट फॉर द यूज़र पर्सपेक्टिव, तो वो लोग मतलब वो कंपनी वो मोमेंट्स को ऑटोमेटिकली क्रिएट करती थी. मतलब उनको लाइव फीड का एक्सेस मिलता है एंड वो ऑटोमेटिकली वो क्लिप कट होता है एंड उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे पुश हो जाता है विद इन 30 सेकेंड्स. तो दैट वाज देयर मेन बिजनेस. तो उस टाइम हमने इन्वेस्ट किया था उस कंपनी में. 1 year I was managing the portfolio company for Bearing and I was very close with the founder. And I was also looking for some shift from Bearing also because एक बार मैंने ये सीख लिया, मेरे को उस तरफ जाना था स्टार्टअप साइड में कि एग्जैक्टली एट दी एंड आपको बिजनेस से बिल्ड करना है. मतलब मेरे माइंड में वो था कि यार मारवाड़ी है, करना तो खुद का ही है. तो फिर मेरे भी वही माइंड में था, तो मैंने कहा चलो लेट्स विनायक जो फाउंडर है उसने मुझे बोला कि अगर तू कुछ और ही देख रहा है तो यू कैन जॉइन मी बिकॉज कंपनी वॉज ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड दे वांटेड समवन टू लीड देयर कॉर्पोरेट M&A डिविजन मेनली बिकॉज टेक्नोलॉजी में क्या होता है ना कि बहुत चेंजेस आते हैं वेरी फास्ट एंड इफ़ यू आर नॉट अहेड विद अदर कॉम्पिटिशन हैपनिंग, इफ़ यू डोंट गो एंड अंडरस्टैंड कि क्या मार्केट में हो रहा है, इफ इधर यू अक्वायर कंपनीज और बिल्ड टेक्नोलॉजी सिमिलर टू दैट एंड वो नॉलेज आपको वापस अपनी टीम को देना है. तो दैट वाज द डिपार्टमेंट, उसमें एक रिक्वायरमेंट था. तो मैंने कहा ठीक है मेरे को ज्वाइन, मतलब आई नो यू कंपनी भी अच्छा ग्रो कर रहा है, पैसा भी है, पैसा बना भी रहो, तो मेरे को भी इतना टेंशन नहीं वैसा था. देन आई जॉइन दैट. वहाँ पर मैं लास्ट 1.5 years से वर्क कर रहा हूँ, मेनली लुकिंग एट एक्विजिशन साइड टेक्नोलॉजी कंपनीज. और टेक्नोलॉजी में ऐसा होता है कि ये इंडिया बेस्ड सेंट्रिक नहीं है, टेक्नोलॉजी कहीं पर भी एक्वायर कर सकते हो, तो वो पार्ट मैं हैंडल कर रहा हूँ अभी. लुक्ड एट सो मेनी कंपनीज ओवर देयर. वी एक्वायर्ड वन कंपनी जो हमारी स्पेस में है, सिमिलर व्हाट वी आर डूइंग फॉर स्पोर्ट्स दे वर डूइंग फॉर ई स्पोर्ट्स. ई स्पोर्ट्स इज अनदर कैटेगरी विच इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट. तो वो वहाँ पर वो कर रहा हूँ. हैज़ बीन माई जर्नी अभी तक. तो मेरा एक ही कहना है कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी अभी, तो आपको पैसे से पहले मतलब जो आपको जो सैलरी मिल रही है उससे पहले देखना है कि वो कितना सिखा रहे हैं, बिकॉज एट दी एंड वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. जैसे मोहम्मद ने बोला कि यार उनके लिए इतना मैटर नहीं कर रहा था कि उनको पहले था कि क्या सीख रहे क्या बना रहे वो इंपॉर्टेंट है, तो वो आप फोकस रखना. साथ में ही जैसे मैं स्टार्टअप्स, बिकॉज मैं इन्वेस्टिंग साइड था और स्टार्टअप में साइड था, तो आई ऑल्सो स्टार्टेड अ पॉडकास्ट जिसका नाम नाउ इट इज़ क्यूरियस क्लब. जब मैंने स्टार्ट किया था बैक देन उसका नाम मैंने रख दिया था स्टार्टअप टॉक्स, बिकॉज इट वॉज लाइक मेरे को फाउंडर्स से बात करनी है, बिकॉज मैं बहुत क्यूरियस था कि यार ये लोग बनाते कैसे, इतना कहते क्या क्या हिम्मत कहाँ से आती कि यार कुछ जॉब छोड़ दिया और खुद का स्टार्टअप कर दिया. दैट्स वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, तो मेरे को वो समझना था उनसे. तो दैट्स वाई आई स्टार्टेड, ताकि मैं ये नॉलेज अपने तक नहीं रखनी, ये सबको देनी है. बिकॉज एट दी एंड CAs का एक वो माइंड बना दिया कि यार आपको टैक्स में ही जाना है, आपको ऑडिट में ही जाना है, बट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा खुल चुकी है अपने लिए, तो मुझे वो करना था. तो दैट्स वाई स्टार्टेड अ पॉडकास्ट जहाँ पर मैं मोहम्मद से वहीं मिला था. पूजन, जो मोहम्मद जिस फ्रेंड की बात कर रहा था, वो पूजन हमारा कॉमन फ्रेंड था, तो मैं मोहम्मद से उसी टाइम मिला था जब मोहम्मद से मैंने इंटरव्यू लिया था, मोहम्मद एंड राहिल का जब इंटरव्यू लिया था, तब उनका मैं जर्नी जान रहा था. दैट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट, वो उन्होंने कैसे लिया डिसीजन और वो सब, इसी में कंटिन्यू करता रहता हूँ. एंड ऐसे मैंने वाइड कर दिया कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि फाउंडर्स को ही लेके आना है. लॉट ऑफ कॉर्पोरेट पीपल जो है इन द KPMG हो गया, डेलॉयट हो गया, जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जिनकी जो भी कॉर्पोरेट एरिया, बिकॉज उनकी स्टोरी आपको कभी नहीं पता चलेगी, उन्होंने कहा क्या क्या गो थ्रू किए हैं. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी जगह पे हो और आपको दिख जाए कि 10 साल बाद वाला बंदा क्या कर रहा है, उसकी क्या जर्नी रही है, तो वो आपके लिए बहुत लर्निंग हो सकती है वहाँ पर. तो दैट्स वाई आई डू दैट. इट्स जस्ट अ पैशन प्रोजेक्ट कि वीकेंड्स, क्योंकि अपने ऑफिस के बाद 7-8 बजे के बाद फ्री हो, वीकेंड्स फ्री हो, तो कहीं तो यूज़ करो. तो दैट्स व्हाट आई एम बीन डूइंग. वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपको भी रिकमेंड करूँगा, जो भी जॉब में हो ट्राई टू अपस्किल योरसेल्फ फॉर अदर थिंग्स. कोई भी और चीज़ कर सकते हो. अगर बॉम्बे हो तो बॉम्बे तो बहुत अच्छी जगह है, अगर आपको यहाँ पर हो, कोई भी मेट्रो सिटीज़ में हो, ट्राई टू अपस्किल योरसेल्फ, या कुछ और करना चाहो तो करो. डोंट बी इन योर कंफर्ट जोन. मेरे को एक मेरे दिमाग में हमेशा है कि कंफर्ट जोन में कभी मत रहना, बिकॉज देयर इज़ नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन एंड देयर इज़ नो कंफर्ट इन योर ग्रोथ जोन. तो वो एक बात हमेशा ध्यान रखना. बाकी तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज आएगी, यू कैन टेक केयर, और कभी भी कुछ हेल्प चाहिए तो रीच आउट टू पीपल, दैट्स द बेस्ट थिंग. मतलब जरूरी नहीं मेरे को ही रीच आउट करना है, बहुत लोग हैं अपने फील्ड में, जस्ट ट्राई टू रीच आउट. सब लोग हेल्प करने को तैयार है, इसलिए बस अपन ही सोचते कि यार किसको मैसेज कर दिया, 5 साल 6 साल के एक्सपीरियंस वाले को क्या मैसेज करें. जस्ट रीच आउट टू देम एंड दे विल रिप्लाई. मेजरली देर यूजुअली रिप्लाई. मैंने भी हमेशा कोल्ड मेल्स किए, कोल्ड रीच आउट किए. अगर पॉडकास्ट करना है, किसी से कनेक्टेड नहीं हूँ, मैं मेल कर देता हूँ, देखा जाएगा, मतलब नहीं तो नहीं, मतलब रीच आउट तो करना चाहिए, बेस्ट वो है. तो दैट्स इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाट आई एम ऑल्सो डूइंग. अपने जो भी पॉडकास्ट के थ्रू या लिंक्डइन के थ्रू या कहीं पर भी कोई रीच आउट करता है, तो इट्स आई मेक श्योर कि अगर CA है, कोई हेल्प चाहिए तो उनकी हेल्प करनी चाहिए. दैट्स बीन माय जर्नी. Thank you so much, Siddhant, for lighting the lamp on your journey and letting us know कि कभी भी कुछ भी हो सकता है. जो बंदा CPT IPCC में CPT में जस्ट पास हो रहे हैं, IPCC पास हो रहे हैं, वो फाइनल्स में AIR 1 ले आए तो कुछ भी हो सकता है. तो
सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि ये पूरे सीए एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा बोरिंग या थोड़ा डिफिकल्ट कौन सा सब्जेक्ट लगता था? ऑडिट, राइट? सबका आंसर सेम आया, मतलब ये सिर्फ मैं अकेली फील नहीं करती हूँ, तो सबका सेम दर्द है। तो इस ऑडिट जैसे बोरिंग सब्जेक्ट को जिन्होंने लर्न विद फन से इतना इजी और इंटरेस्टिंग बना दिया। तो दोस्तों, बस पास कर दो ऑडिट में, ये सुना है मैंने हर सीए की जुबानी। धन्यवाद धन्यवाद। बस पास कर दो ऑडिट में, ये सुना है मैंने हर सीए की जुबानी, मगर इस ऑडिट के डर को दूर करने के लिए एक शख्स ने है ठानी। इस ऑडिट के डर को दूर करना एक शख्स ने है ठानी। लर्न विद फन के तहत ऑडिट की इन्होंने लिखी है एक नई कहानी। मैं बात कर रहा हूं बीबी वर्चुअल्स के डायनामिक और यंगेस्ट फैकल्टी, जिसका नाम है शुभम केसवानी। तो एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे शुभम केसवानी का। So hello, what's up? कैसे हैं आप सब? कैसे हो बताओ? How is everything going on? बताओ? All good? अच्छा, how is Mumbai treating you? कितने बच्चे ऐसे जो पहली बार मुंबई विजिट कर रहे हैं? How many of you? Great. So how has been the weather? Awesome है, झूठ है। So mostly बच्चे आई थिंक जो फर्स्ट टाइम मुंबई विजिट कर रहे हैं, तो आपको आई थिंक अभी कुछ घूमने का तो मौका मिला नहीं है, ठीक है? एंड हाँ आ जाओ, आप भी आ जाओ। सो मेरा भी फर्स्ट टाइम मुंबई थोड़ा इतना, मतलब आई थिंक फर्स्ट टाइम जब मैं मुंबई विजिट किया था, इट वाज अ वेरी अनकन्वेंशनल विजिट। सो आई विजिटेड मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप, ठीक है? एंड उस टाइम पे मुझे एक गेम शो का पार्ट बनने का मौका मिला था, जिसका नाम था सबसे स्मार्ट कौन, ठीक है? तो रवि दुबे करके एक बंदा है, आई एम श्योर कि कुछ लोगों को पता होगा उनके बारे में। ही होस्ट लॉट ऑफ शोज ऑन नेशनल टेलीविजन। तो वो होस्ट करते थे शो, एंड मैं और मेरी बहन थे, हम दोनों एक साइड पे थे, मतलब हम दोनों एक टीम थे और सामने एक और टीम थी, और हम दोनों के बीच में ना कंपटीशन था। अब नेशनल टेलीविजन शो था, तो कहीं ना कहीं उसमें प्राइज मनी भी अच्छी खासी रही होगी। तो देयर वाज अ प्राइज मनी, मतलब आप जितने अच्छे अच्छे सवाल देते जाओगे, आपके पूल कलेक्ट होते जाएंगे और सामने वाले का भी कलेक्ट होगा, जिसका सबसे ज़्यादा पूल होगा वो जीत जाएगा। एंड एट द एंड ऑफ द शो मेरे पूल में 8 लाख रुपीस कुछ थे, और सामने वाले के अराउंड हमसे ना 2 सवाल गलत हो गए थे, ठीक है? और उन्होंने सही कर दिए, तो उनके अराउंड 12.5 लाख रुपए थे। तो हम हार गए, वो जीत गए। उनको कितने पैसे मिले? 12.5 लाख। मुझे पता है क्या मिला? एक उषा की आयरन और आई थिंक एक टोस्टर मिला था। तो अब उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था, यार ये मुंबई तो बड़ी खराब जगह है। और एक दिन पहले ना मैं सिद्धि विनायक टेम्पल भी गया था। अब यार इंडिया है, तो यहाँ पे अंडर द टेबल तो चलता ही है, तो मैंने सोचा थोड़ा भगवान से ही बात करके आते हैं। और भगवान जी ने ना ऐसा लगा यार मेरी सुनी ही नहीं, मतलब यार कितनी गलत बात है। वहाँ पे ना एक मन्नत होती है कि अगर आप चूहे के ना कान में बोलते हो ना, तो वो सच हो जाता है। मैंने कहा यार मेरा तो चूहे ने सुना ही नहीं, तो मेरे को तो मिला ही नहीं। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ ना, कि कई बार मतलब आपके साथ लाइफ में ऐसा होगा कि जो, मतलब आप ना ये सोचो, जो लड़का ईवाई में महीने के 15,000 कमा रहा है, उसके हाथ से अभी अभी कितने लाख छूटे हैं? 8.5 लाख। तो मतलब कई रईस लोगों को लग रहा होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं, ठीक है? बट मुझे बहुत ज्यादा ना ऐसे झटका लगा था उस टाइम पे। बट फिर मैंने ना अपने आप को एक ही बात बोली थी, जैसे अपन कहते हैं ना, एक फॉल्स पॉजिटिविटी, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो कहीं ना कहीं फिर मैंने ईवाई में मेहनत करी, आर्टिकलशिप निकली, वही सुबह की मशक्कत, क्लास में जाओ, आय हाय हाय यार, मतलब वो दिन ना याद कर करके भी ना ऐसे फील आती है ना, ऐसे जिटर्स आ जाते हैं, भाई हम कितनी मेहनत करते थे, ठीक है? तो वो चीजें निकली, कहीं ना कहीं रैंक आ गई, ऑल इंडिया रैंक 8 आ गई। बट अब असली आई थिंक बात शुरू होती है, बिकॉज कई लोगों ने यहाँ पे सीए क्वालिफाई की, कई क्या मतलब सारे ही है ना सीए क्वालिफाइड, कोई ऐसे वैसे तो नहीं घुस गया। अच्छा, इंटर वाले भी है, तो इंटर वाले भी, हाँ इंटर वाले भी कहीं ना कहीं सीख ले सकते हैं इससे, ठीक है? तो अब समझना मेन चीज, तो जब ये क्लियर होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने आसपास ना एक पिंजड़ा बांध लेते हैं। पिंजड़ा किसका? सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस का। जब हम क्लियर करना चाहते थे, तो सीए क्यों क्लियर करना चाहते थे? इसका ना जनरली किसी के पास आंसर नहीं होता। बनाने को हम बनाते हैं कि मैंने सीए इसलिए करना था, कॉमर्स में इंटरेस्ट था, एमबीए कर लेते हैं। वहां तो रिजर्वेशन है, मतलब अल्टीमेटली वी डोंट हैव अ क्लियर कट आंसर टू इट, बट वी नो कि यहाँ पे मेरिट चलती है, और एक बार ये डिग्री होगी तो हमारे पास एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। क्या ये बात सब एग्री करते हैं?
यस सर। तो मेरे भी मन में कहीं ना कहीं यही था, भाई सीए कर, जो तेरे मन में है ना वो कर लेना, एक बार सीए हो जाए। बट जिस दिन रैंक आती है उस दिन आप केज्ड हो जाते हो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन से कि कहीं ना कहीं इसकी तो 15 से 20 लाख की नौकरी लगनी चाहिए, वरना ये नालायक है। खत्म कहानी। कोई माने या ना माने, कोई ये चीज एग्री करे या ना करे, जिस जिसकी रैंक आई है सब लोग यही चाह रहे हैं कि उनकी कम से कम 15 से 20 लाख की नौकरी लगे, वरना इस रैंक की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो मैं भी उस लग गया भाग दौड़ में, मैं भी उस भाग दौड़ में लग गया। मैंने भी अपना सीवी वगैरह बनाना शुरू किया, अपने प्रीवियस अटेम्प्ट के लोगों से बात करनी शुरू करी और समझा कि जॉब मिलती कैसे है। तो मैं उसका एक हल्का सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देता हूं। जो मेरे को लर्निंग मिली वो कम से कम 45 मिनट्स, 1 घंटा बात करके, वो रियलिटी ये थी, पहले प्रिपरेशन की थी एग्जाम के लिए, अब प्रिपरेशन करनी पड़ती है इंटरव्यू के लिए। ये मत सोचना कि रैंक आ गई, सीए बन गए तो तुमको बुला के जॉब दी जाएगी, ना रे बाबा ना, ऐसा तो नहीं होने वाला। इवन इंट्रोड्यूस टू योर सेल्फ, जो बोलते ना इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इसका भी आंसर आपके टिप्स पे होना चाहिए कि आपने 2 मिनट में बोलना क्या है बाबू। आई बात समझ? तो ये चीज मैंने समझी, मैंने कहा वेरी गुड। तो ये सारी चीजें मैंने समझ ली। अब ये कहीं ना कहीं पता था कि हाँ ये करना है, ये मिश्रण मिलाना है, आर्टिकलशिप की चीजों को। अच्छा स्टेट ऑडिट में बोलते हैं, स्टेट ऑडिट में मजा नहीं है। आप अभी समझ नहीं रहे, जब आपका इंटरव्यू होगा ना तो आपसे क्वेश्चन ही इस पर्सपेक्टिव से पूछे जाएंगे कि आपने सामने वाले का धंधा क्या समझा। वो ये नहीं पूछेंगे फिक्स्ड एसेट्स का ऑडिट कैसे करते हैं, उनको क्या करना है जान के, कैसे एक्सपेंसेस को ऑडिट करते हैं उनको क्या करना है, उनको ये जानना है आपने क्या वैल्यू एडिशन करी अपने आर्टिकलशिप फेज में। बिकॉज एज अ कंपनी व्हेन दे विल टेक यू इन, तो वो उस पार्ट को कंसीडर करके चलेंगे। तो ये सारी बातें मैंने फॉर्मूले समझ लिए कि मैंने कहा हाँ बस कंपनी की अच्छाइयां करनी है, ये बताना है मैं आपकी कंपनी का पार्ट क्यों बनना चाहता हूं। अगर कंसल्टिंग में जा रहे हो तो उनको बोलना है कि मैं किसी और कंपनी में नहीं जाऊंगा, किसी और कंपनी में जा रहे हो तो उनको बोलना है मैं कंसल्टिंग में नहीं जाऊंगा। तो सारे आंसर एकदम जैसे कहते हैं ना, एकदम प्यारे, मतलब ऐसे कहते हैं दिल्ली वाले जुगाड़ू तरीके से मैं सब रेडी करके गया। तो मेरी सिलेक्शन हुई पता है कहां पे, आई थिंक उस कंपनी की बात मोहम्मद जी ने की थी, मैरिको में। ठीक है, सो आई गॉट अ जॉब इन मैरिको, इट वाज ऑफरिंग वन ऑफ द हाईएस्ट पैकेजेस। और हाँ मैंने वो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन मीट कर ली थी कि 29.96 लाख का सीटीसी पैकेज लग गया, मजा आ गया, फील आ गई एकदम, मतलब ऐसा हो गया ये ओहो, एकदम जैसे कहते हैं ना अंदर से। और मतलब वो ऐसा था उस टाइम पे ना, 3 लोग उन्होंने सिलेक्ट किए थे, चौथे को डाला वेटिंग लिस्ट में। चौथा कौन? और 3 हफ्ते तक लटका के रखा, कहते हम आपके ना पार्टनर से लेंगे, वो चेक करेंगे कि मतलब कुछ गफला वफला तो नहीं, आप इतने सही आंसर कैसे दे रहे हो। तो उन्होंने मेरे पार्टनर से मतलब मेरे नंबर लिए, मैनेजर के नंबर लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे दे सेलेक्टेड मी। सो आई वर्कड फॉर 4 months इन मैरिको। बट उन 4 महीने में ना मैंने एक चीज रियलाइज करी, और मैंने खुद नहीं की, उनके चेयरमैन ने मुझे रियलाइज कराई। सो द चेयरमैन ऑफ मैरिको इज हर्ष मैरीवाला। अच्छा कई बच्चे सोच रहे हो मैरिको क्या है, डज एनीवन नो मैरिको क्या काम करती है? हाँ, नीली बॉटल वाला तेल आता है ना, पैराशूट, यस। तो दीपिका पादुकोण ऐड करती थी उसकी, उसका कोई मतलब लॉजिक नहीं, बट जस्ट कई लड़कों को याद नहीं आ रहा होगा ऐसे। तो मैरिको में मुझे जब वो जॉब मिली ना, मैंने 4 months काम किया, एंड मैं फ्रेंकली बताऊं इन दोस 4 months आई अटेंडेड वन मीटिंग विद द CFO, जो CEO सॉरी हर्ष मारीवाला। उन्होंने ना एक बड़ी अच्छी बात बताई कि हम जिंदगी भर ना अपनी वीकनेस पे फोकस करते रहते हैं। मतलब हर इंसान में कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस होती है। हम हमेशा ना अपनी वीकनेस पे फोकस करते रहते हैं कि यार मेरे अंदर ये कमी है, मेरे को इस पे पूरा करना है, ये कमी है इस पे पूरा करना है, अपनी ना स्ट्रेंथ को भूल जाते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो उन्होंने ऐसी बात समझाई। तो कहते हैं आपका ना 75% ऑफ द टाइम अपनी स्ट्रेंथ पे जाना चाहिए, 25% अपनी वीकनेस। उससे क्या होगा, आप एक डिफरेंशिएटेड वैल्यू क्रिएट कर पाओगे फॉर सोसाइटी, एंड दैट विल ओनली मेक यू सक्सेसफुल। सर इस बात का आप पे कैसे इंपैक्ट आया? सो आई विल टेल यू, जैसे ही मैंने क्वालिफाई किया था ना विद एन ऑल इंडिया रैंक 8, आई स्टार्टेड विद माय यूट्यूब चैनल। एंड जब मैंने वो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं मैं गाइड कर रहा था स्टूडेंट्स को। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का उस टाइम पे मेरे पास एक एडटेक कंपनी भी आई, उसका नाम नहीं ले पाऊंगा मैं, बट हाँ बट ठीक है, एक कंपनी आई एडटेक कंपनी, ठीक है लेट्स डू इट। तो एक कंपनी आई, ठीक है, आई होप कहीं ना कहीं सब समझ गए होंगे, ठीक है। हाँ, वो कूपन कोड यूज करवाते तो 10% ऑफ मिलता है, ऐसा कुछ आता है। अब काफी हिंट दे दिए मैंने, बाकी आकाश सर तो अच्छे से जानते ही हैं उस कंपनी को। तो उन्होंने मुझे पता, मैं बताता हूँ क्या हुआ। तो मैं मैरिको में काम कर रहा था,
तभी उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया कि आप जब हमारे साथ, आपका ना चैनल अच्छा चल रहा है। मैंने कहा अच्छा चल रहा है? कहते हैं हाँ आपके 4000 सब्सक्राइबर है, दैट इज वेरी गुड। मैंने कहा वाओ। तो मैंने कहा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कहते हैं हम ना आपको अपने फाउंडेशन और इंटर की ना इंटीग्रेशंस कराएंगे, हम उसके लिए आपको 600 रुपीज पर वीडियो देंगे। मैंने कहा वाओ। तो एक लड़का 30 लाख कमा रहा है, हाँ, बट 600 भी मोटिवेट करता है। क्यों? क्योंकि डोमिनोज का पिज्जा 600 का आता है। तो मैंने कहा वीकेंड की ट्रीट सॉर्ट हो जाएंगी तो कर लेते हैं। ऐसे करके मेरे पास, पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया 12 वीडियोस पर मंथ का। अब ध्यान से समझना, 12 वीडियोस पर मंथ मैं बनाऊं किस पे? कोई टॉपिक भी तो होना चाहिए 12 वीडियोस बनाने के लिए। तो अब मैंने एक चीज रियलाइज करी, जब मैंने अपनी ऑडिट की स्ट्रेटेजी शेयर की थी ना यूट्यूब पे, बच्चों का आया कि सर आपने ये चैप्टर कैसे कवर करे, इंडिविजुअल चैप्टर वाइज आया। मैंने कहा ओह ये एरिया है जहां सबको जानना है। तो मैंने फिर चैप्टर वाइज रिवीजन वीडियोस डालनी शुरू करी। एक एक रिवीजन वीडियो पे अराउंड एक दिन पे 200-300 व्यूज आते थे। एंड धीरे धीरे करके वो ट्रैवल करना शुरू कर गई। मतलब बच्चों ने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना शुरू किया, लाइक्स आने लगे, कमेंट्स आने लगे। एंड यू कैन से बाय द टाइम जुलाई 21 एग्जाम्स वर कंडक्टेड, ऑडिट का पेपर वॉज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर। एंड जहां पे सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे कि क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, आई वॉज गेटिंग द कमेंट्स, सर आपने ना ये टॉपिक कराया था, ये हमको ना किसी ने नहीं कराया, बट आपने क्योंकि अपनी रिवीजन वीडियो में कराया था तो हम करके गए और हमारा अच्छा हो गया पेपर। मैंने कहा वाह। एंड एट द सेम टाइम मैरिको ने अपना रिव्यू किया, जो अपना पहले 3-4 महीने का काम था वो उसने रिव्यू किया, वहां पे भी मैंने काम पूरा करके दिया। तो वो कहते ना वो बात नहीं है। मैंने कहा वो बात नहीं है का क्या मतलब? वो बात नहीं है मतलब आप समझो, जब आपकी रैंक आती है ना, आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है कि आप 100% नहीं करके दोगे, आप 120% करके दोगे। तो वो एक्स्ट्रा 20% उनको कहीं ना कहीं मिसिंग लगा। मैंने कहा यार अब थोड़ा थोड़ा ना मुझे समझ आ रहा है, एक जगह जहां पे मैं कम एफर्ट्स डाल रहा हूं मुझे रिटर्न्स ज्यादा दिख रहे हैं, दूसरी जगह मैं एफर्ट्स पूरे डाल रहा हूं मेरी बैंड ज्यादा बज रही है। तो अब क्या किया जाए? चेयरमैन साहब की सुनी जाए। चेयरमैन साहब बोले थे 75% टाइम अपनी स्ट्रेंथ पे लगाओ, 25% अपनी वीकनेस पे। मैंने कहा 25% भी क्यों लगाए, 100% अपनी स्ट्रेंथ पे लगाते हैं। एंड एट दैट मोमेंट मैंने ये डिसाइड किया, आई विल नॉट लेट माई रैंक केज इन माई पैशन, केज इन वॉट आई लाइक टू डू। मुझे नहीं फर्क पड़ता सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है, भाड़ में जाए 30 लाख। अब ये भाड़ में जाए 30 लाख बोलने के लिए ना एक जिगरा चाहिए, एक कंफर्ट चाहिए। वो कंफर्ट पता है कैसे आता है? आई विल टेल यू दैट। सो माई फादर इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। ही रोज फ्रॉम अ फैमिली जहां पे वो एक कमरे के मकान में अराउंड 8-10 लोग किसी तरह मैनेज वगैरह करते थे। उन्होंने हंसराज कॉलेज चूज किया था ओवर SRCC बिकॉज उनके पास उस टाइम पे 200 रुपए नहीं थे, उनकी फीस में 200 रुपए का कहीं ना कहीं डिफरेंस था। सो इट वॉज CA दैट मेक हिम रोज फ्रॉम दैट लेवल टू वेयर ही इज, जहां आज हमारे पास 4 माले का बंगला है। ठीक है, सो वहां से मेरे पास एक कंफर्ट आया कि यार घर की टेंशन तो नहीं है, और घर में एक स्विफ्ट डिजायर भी थी, तो गाड़ी की भी टेंशन नहीं है। अब बस टेंशन एक ही चीज से हो सकती है, अपने लालच से। और लालच कभी किसी को खुशी नहीं देता, खुशी उसी चीज से मिलती है जिसमें तुमको मजा आता है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, जितना अभी अपने को आता है उससे अपन महीने का 30,000 तो कमा लेंगे। एंड विद दैट कंफर्ट आई टुक द डिसीजन टू क्विट माई जॉब। कई बार मेरे पास यूट्यूब पे बच्चों का आता था कि सर आपने मैरी को छोड़ दिया, तो मैं ना उस पर रिप्लाई नहीं कर पाता, मैं उस कमेंट को ना हाइड कर देता था, क्योंकि मुझे अंदर से इनसिक्योरिटी आती थी कि यार मैं कैसे इसका जवाब दूं, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो नॉट श्योर अबाउट माई डिसीजन। सो कहीं ना कहीं वो चीज हुई। एंड उसके बाद बीबी सर गॉट इनटू माय लाइफ। अब कई बच्चे सोचेंगे वो कैसे हुआ, दैट ऑल्सो हैपेंड वाया माई डैड। अब आप सोचोगे वो कैसे? सो जिस अंकल से मेरे पापा CA के फॉर्म खरीदते थे, जो आप समझ सकते हो जैसे सपोज ये रोड है, यहाँ पे ITO का ऑफिस है, पटरी पे लोग लगा के सामान नहीं बेचते, वो फॉर्म बेचते थे CA के। मेरे पापा 20 साल से उनसे फॉर्म खरीदते थे और आज की डेट में उनसे किताबें खरीदते, और उनकी किताब की अच्छी दुकान है। दैट पर्सन वॉज प्रिंटिंग द कॉम्पैक्ट। और मैं उन पर्सन के पास गया था कि यार मेरे नोट्स मेरे को लगता है ऑडिट के ठीक ठाक बन गए, आप पब्लिश कर दो। कहते कोई खलेगा नहीं तुम्हारे नोट्स, क्योंकि पीपल डोंट नो यू, हाउ विल दे ट्रस्ट यू? कैसे उनको वो ट्रस्ट फैक्टर आएगा? एंड जब मैंने बीबी सर से कनेक्ट करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा कनेक्ट करवाया, एंड कहीं ना कहीं फिर वो जोड़ हुआ। एंड नाउ द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। स्टार्टेड द बैच, फर्स्ट बैच जो मैंने बीबी सर के साथ स्टार्ट किया था, आई थिंक अराउंड
स्टूडेंट्स थे जब मैं दिल्ली छोड़ के मुंबई जा रहा था रिकॉर्डिंग करने के लिए, और दैट वॉज द सेकेंड टाइम आई वेंट टू मुंबई। पहले वाला का तुमको सीन याद है, 8 लाख का चूना लगा था। हाँ, तो इस बार पापा बोल रहे थे तू 2 बच्चे पढ़ाने के लिए मुंबई क्यों जा रहा है? तो मैंने कहा यार आप ना बस विश्वास रखो, मुझे विश्वास है कि आई कैन डू वेल इन दिस गेम, एंड मुझे पूरा विश्वास है आई कैन क्रिएट सम वैल्यू। एंड नाउ आई थिंक शो ऑफ नहीं करना चाहता, बट आई जस्ट वॉन्ट टू से कि वो जो चीज उस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया, कहीं ना कहीं अपने अंदर वो बिलीव रखा, दैट इज द रीजन कि आज 2 साल ही हुए हैं पढ़ाते हुए, एंड इतने बच्चों ने पढ़ा कि कहीं ना कहीं वी हैव 12 रैंकर्स हेयर इन दिस रूम, जिन्होंने कहीं ना कहीं मेरे से ऑडिट में गाइडेंस ली थी, इन्होंने ऑडिट की क्लास ली थी और ऑडिट पढ़ा था। एंड आई थिंक one or the other CA student, I can say every second CA student is studying from the audit notes. तो वो जो एक सपना था कि भाई हाँ ऑडिट के जो 3 बुक्स का स्टडी मटेरियल है उसको सिंप्लीफाई करके बच्चों के लिए एक लास्ट 1 डे रिवीजन बुक बनानी है, वो कहीं ना कहीं पूरा हुआ। और वो पूरा कैसे हुआ? अपनी लालच को साइड रख के और अपने पैशन को फॉलो करके। सो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू कि अपनी जो रैंक है, अपना जो सीए की डिग्री है, उसको एज अ केज मत यूज करना कि भाई वो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस को मार दे और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस में तुम फंस जाओ। जस्ट यूज इट एज अ प्लेटफॉर्म टू फ्री योरसेल्फ एंड डू व्हाट यू लव टू डू। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड लास्ट में मैं बस इतना ही कहूंगा जो मैं आई थिंक हर वीडियो के एंड में कहता था, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। इस लाइन को अब आपके लिए थोड़ा सा बदल रहा हूं, जो भी करेंगे खुशी से करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड एंड थैंक्स अ लॉट एवरीवन। आज सारे स्टूडेंट्स भी हैं, सर भी हैं, इनके हाथ में माइक भी है, और कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा इनके अंदर का टीचर भी जगने की कोशिश तो कर ही रहा था। तो क्या बोले थोड़ा ऑडिट का रिवीजन हो जाए, इंटरव्यू में काम आएगा पक्का। एक अपन ऐसा करते हैं कि हम शुभम सर को एक ऐसे देते हैं और ये ऐसे उन्हें आपको बताना है, आपको सिर्फ ऐसे का नंबर गेस करना है, लेकिन यहाँ पे शुभम सर अपने मुंह का इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज़ इन्होंने ऑलरेडी बहुत बोल लिया है, और मतलब आपको सिर्फ एक्शन से बताना है। आपको सिर्फ एक्शन से बताना है, और आप ये नहीं कि ऐसे बता दो कि 500 तो 500, ये भी नहीं। ठीक है, चलेगा दोस्तों? गेस करोगे? ठीक है, माइक दे दो। हेलो हेलो, मैंने सिर्फ नंबर बताया, उनको पहले सोचना पड़ेगा वो कौन सा ऐसे है। जिसका सिलेबस होता था, कितना भी पढ़ो कम ही है, खत्म ही नहीं होता था। डीटी के साथ और एक है, डीटी तो मुझे पता है, एफआर। तो एफआर सब्जेक्ट को जिन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, और बहुत इजीली उसको खत्म करके सबको आया भी, तो हम इनवाइट करना चाहेंगे। सो दोस्तों, इनविटेशन तो शायरी से बनता है, नहीं बनता है? बनता है ना? तो देखकर विशाल एफआर को टॉपर लड़कियां भी रात रात भर रोई। देखकर विशाल एफआर को टॉपर लड़कियां भी रात रात भर रोई। खोलकर इस बोरिंग सब्जेक्ट की किताबें पूरी दुनिया है सोई। खोलकर इस बोरिंग सब्जेक्ट की किताबें पूरी दुनिया है सोई। तब मसीहा बनकर स्टूडेंट्स का आया था हमारे बीच में कोई, वो बंदा जिसने एफआर को बना दिया स्कोरिंग, वो है आकाश कंडोई। तो हम एक जोरदार स्वागत करेंगे आकाश कंडोई का। अच्छा फील होता है ना ऐसे जब सीए वगैरह बन जाते हैं, कोई अपने को इनविटेशन देता है फ्री का। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, यू गाइस डिजर्व इट। मुझे बताओ यहाँ किसने किसने अपने लाइफ का इंश्योरेंस ले रखा है? मैं बेच नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, किसने किसने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है ना? एक गिनती के 3-4 लोगों ने ले रखा है। मैं बताओ आप सबने ले रखा है। सीए इज द बेस्ट इंश्योरेंस फॉर अ लाइफ। आई टेल यू व्हाई। लाइफ इंश्योरेंस का पैसा कब मिलता है? मरने के। सीए एक ऐसा इंश्योरेंस है, अब बन गए ना,
अब से लेकर जब तक जिंदा हो तब तक कभी भूखे नहीं मरोगे, ये मेरी गारंटी है तुमको, ठीक है। अब तुमने यहाँ इतने स्पीकर्स की स्टोरी सुनी, तुमने एक चीज नोटिस की, सबके इसमें कॉमन है। क्या कॉमन था? पैसा नहीं रे बाबा, ओ भाई पैसा नहीं था कॉमन। अरे कुछ तुमको कॉमन ट्रेड्स मिले होंगे सबके अंदर। क्या ट्रेड्स मिले? उन सब ने अपना कंफर्ट जोन, तुमने सुना ना ये वर्ड, कंफर्ट जोन में मत रहना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई टेल यू व्हाई। मैंने क्या बोला, सीए इंश्योरेंस तो हो गया, मतलब अगर कुछ जिंदगी में ना चले तो थोड़ी छोटी मोटी 50-60 हजार लाख रुपए की नौकरी तो मिल जाएगी ना। अब आपको एक चीज बताता हूं, सुनो। जब, अच्छा तुमको क्या लगता है मैं टीचिंग कितने साल से कर रहा हूं? काफी लोग मेरे को अभी रिसेंटली जानते हैं, शायद 1 साल 2 साल से, बराबर मैं 6 साल से टीचिंग कर रहा हूं। इट्स बीइंग 6 years, ठीक है। तो मैंने 2017 में सीए बना था, फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाइड सीए। तो मैंने बोला टीचिंग करेंगे, ठीक है। तो मैं एक ऑफलाइन क्लासेस में एसोसिएट होगा, अच्छी ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है। लेकिन सीए फाइनल एक ऐसा चीज है जो बच्चा डायरेक्टली नए फैकल्टी को चांस नहीं देता है, तो बनने में समय लगता है। तो 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 3 साल गुजरे, ठीक है। धीरे 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 क्राउड थोड़ा आने लगा। फर्स्ट बैच ऑफलाइन बैच, मैं ऑफलाइन पढ़ाता था बाय द वे, तो पहले बैच में 3 बच्चे थे, ठीक है। ऐसे करते करते करते, और एफआर इतना बड़ा, 3-3 महीने तो निकल जाते हैं। तो ऑफ कोर्स यू कैन इमेजिन द इनकम, ठीक है। मेरे को फिक्स पैसा नहीं मिलता था उसके अंदर। इट वाज, समझ गया ना कौन सा? एक होता है फिक्स्ड, एक होता है, हाँ समझ गया ना तुम लोग कैसा था। तो अगर मैं तुमको एक हिंट दूं तो मेरा 2017 से 2018 का इनकम वाज लेस देन 1 लाख, 2018 से 2019 का लेस देन 2 लाख, 2019 से 2020 का लेस देन 2 लाख पर ईयर का बोल रहा हूं। एनम होता तो भाई टेंशन ही क्या था ना, फिर पर ईयर था वो इनकम, ठीक है। फिर एक बैच मैंने लिया फास्ट ट्रैक का, जहां पहली बार मेरे बैच में देयर वर 50 स्टूडेंट्स, है ना। मैं खुश हो गया, मैं बोला मजा आ गया यार, ठीक है। जैसे ही वो बैच खत्म होने के वर्ष पे था, क्या आ गया? कोविड आ गया, ठीक है। तो मनुष्यत, मतलब थोड़ा सा लाइफ चालू हो रहा है, ट्रैक पे आना और कोविड आ जाता है, ठीक है। तो और मैं ऑफलाइन में था, ऑनलाइन में नहीं था मैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो मैंने क्लासेस वगैरह मतलब बंद हो गई, वो तो 6 महीना कब निकल मालूम भी नहीं पड़ा। अब उस समय क्या हुआ, उस समय मेरी तभी गर्लफ्रेंड थी, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत पहले से, जो भी मेरी वाइफ है बाय द वे, तो मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो तब शादी की बात चलानी पड़ी जबरदस्ती, जबरदस्ती इन द सेंस एज होती है ना भाई, एज निकले जा रही है। वो भी सेम एज की थी ना, तो लड़कों के लिए 25 इज फाइन, बट लड़कियों के घर पे पता है थोड़ा सा, जैसे अभी तो तुम सीए बन गए तो जल्दी जल्दी चलो फटाफट, है ना। तो वैसा होता है, हाँ चलो निपटाओ इनको, ठीक है। तो उसके घर पे ऐसा आया कि चलो शादी करवाओ इसकी। तो उसके घर पे लड़का देखने लग गए, उनको नहीं पता था ना चल रहा रिलेशनशिप वगैरह। तो फिर इसने हिम्मत करके बोला कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। लेकिन जैसे ही तुम बोलोगे घर पे कि बॉयफ्रेंड है, पिता का पहला सवाल क्या रहेगा? कितना कमाता है? तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि जैसे ये बोलेगी तो ये सवाल पूछा जाएगा, और टीचिंग क्लासेस बंद चल रही है अभी, तो मैंने फिर एक नौकरी ज्वाइन कर ली। आई वॉज गेटिंग पेड, तो कोविड में नौकरी मिल नहीं रही है, लेकिन मैंने क्या कहा, सीए इज द बेस्ट इंश्योरेंस, मिल जाती है, ठीक है। तो मेरे को 40,000 रुपीज की नौकरी मिल गई पर मंथ, 3 साल के बाद सीए बने हुए। बट मैं बोला ठीक है काम तो चल जाएगा। तो उसने हमने घर पे बताया कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है करके, तो घर वालों ने बोला, उसके डैड वैसे एंटरप्रेन्योर है, मतलब खुद का बिजनेस है। तो उसके डैड ने पूछा करता क्या है ये, तो इसने बोला सीए है, लेकिन कम कमाता है। तो उसके डैड ने पता है क्या बोला, क्योंकि वो बिजनेस करते हैं ना, उनको पता है, उन्होंने पता है एक चीज बोली कि सीए है ना, अभी कम कमाता तो क्या वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा, ठीक है। तो उस बेसिस पर उन्होंने अप्रूव कर दिया, ठीक है। अब टीचिंग वगैरह मैंने सब छोड़ दी, सब टीचिंग वगैरह छोड़ के मैं बोला काम खत्म करो चलो। तो अब जिनको मैंने कोविड में पढ़ाया था, एक अटेम्प्ट एग्जाम नहीं हुई थी, तो अमेंडमेंट आया था थोड़ा एफआर के अंदर, तो मैंने वो अमेंडमेंट डाले यूट्यूब के ऊपर। अब मैं टीचिंग छोड़ चुका बाय द वे। ये अमेंडमेंट किनके लिए? जो बच्चे पढ़ चुके, 30-50 बच्चे जो थे, उनको देना ना अमेंडमेंट अपने को, तो उनको मैंने अमेंडमेंट दिया, ठीक है। अब वो वीडियो देखा एक एडटेक कंपनी ने, बता रहा था ना ये वो वाली, तो वो वीडियो देखा तो उस पर लगभग 700-800 व्यूज आ गए थे। तो उन्होंने अप्रोच किया कि सर हमको एफआर की फैकल्टी चाहिए, आप पढ़ाते हो क्या? मैं बोला पढ़ाते हैं। वो बोले कितने बच्चे? मैं बोला बहुत बच्चे पढ़ाते हैं। उनको नहीं पता मैं नौकरी कर रहा हूं, उनके मन से तो मैं पढ़ा रहा हूं। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, हम आपको 6 महीने का मौका देंगे, ठीक है। 6 महीना, हमारी फाइनल बंद हो रही है, 6 महीना है मौका दिया आपको, 6 महीने में अगर आप कुछ कर लोगे तो चल पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि पैसा कोट करो, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है। मेन तो ये होता है ना कितना दे रहे थे, तो बताऊंगा नहीं वैसे, बट अंदाजा आ जाएगा तुमको। तो उन्होंने बोला कितना चाहिए? तो अभी तुम इमेजिन करो 40,000 रुपए कमा रहा है एक आदमी है, 3 साल तक कुछ नहीं हुआ उसका जिंदगी में, ठीक है। 2 लाख रुपए भी उसने साल का कमाया नहीं है, शादी हो रही है, और घर भी मिडिल क्लास, हाँ मतलब हमारे पैसे पे घर चलता है वैसा घर है, ठीक है। तो मैं एक, पता है जब इंसान इतना गिर चुका होता है ना,
तो उसकी सोच भी छोटी हो जाती है। लेकिन पता नहीं, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था, उन्होंने बोला था वो एडटेक कंपनी बहुत पैसा देता है। तो मैंने बोला बहुत मतलब कितना होता होगा, तो मैंने अपने माइंड में नंबर बनाया और मैंने इनटू सम टाइम्स कोड कर दिया। जैसे इन्होंने वो बोला था ना कि पैर दबा के मिलेगा वैल्यूएशन, तो मैंने भी वैसा वैल्यूएशन मारा। तो मेरे मन में ये था कि वो महीने का 50,000 देगा तो भी कर लूंगा, ठीक है, लेकिन मैंने कोड तो अच्छा खासा किया। तो उन्होंने सोचा, पहले 2 मिनट सोचे, फिर आंख से आंख मिलाई और बोले सर विल थिंक अबाउट इट। मैं समझ गए दे देंगे, ठीक है, मैं अड़ा रहा, फिर मैं बोला चाहिए अब तो 1 महीना उन्होंने प्रोसेस वगैरह चला, फिर बोला सर ठीक है यू कैन ज्वाइन। तो मैंने नौकरी वगैरह छोड़ दी, मैं चला गया पढ़ाने 6 महीने के लिए। मुझे ये था कि 6 महीने मिलेगा पढ़ाने, बट पढ़ाने मिलेगा, मेरा पढ़ाना पैशन है, मुझे बहुत पसंद है पढ़ाना, ठीक है। तो 6 महीने मैंने बोला पढ़ाएंगे। अब लकीली क्या हुआ, उस समय कोविड था तो काफ़ी बच्चे के एग्जाम्स नहीं हो रही थी, तो सब यूट्यूब पे ही थे, सब घूम फिर के यूट्यूब ही देख रहे उस समय, ठीक है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, यूट्यूब के लेक्चर ही देख रहा है। तो उस समय कुछ टॉपिक्स थे एफआर के जो सबके वीक थे उस समय पे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बिजनेस कॉम्बिनेशन, सीएफएस है ना, 115, 116 ये वगैरह, ईपीएस है ना, जितने भी तुम गिन लो वो सब मैंने सब डाल दिया यूट्यूब पे, मैंने सब पढ़ा दिया यूट्यूब पे, इन शॉर्ट पढ़ा दिया मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, मतलब जो भी रेलिवेंट चीज है तुम्हारे एग्जाम के लिए मैंने पढ़ा दी। कैप्सूल बैच के नाम से वो लिया था मैंने, ठीक है। तो वो चल पड़ा, ठीक है। तो फिर 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3rd मंथ में मैंने बैच लॉन्च की, ठीक है। जिस एडटेक कंपनी के अंदर मैं था वो 1 साल से सीए फाइनल चला रही थी। वहां जितने भी लोग पढ़ा रहे थे ना, उन्होंने जितना, वो सारे फैकल्टीज ने मिलकर जितना 1 साल में नहीं दिया था, उनको मैंने 1 महीने में कमा के दिया उतना, ठीक है। फिर ये सिलसिला चला। आई वॉज विद देम फॉर 1.5 years, ठीक है। फिर होता है ना, जैसे कुछ सही चल रहा होता है तो अंदर चुल तो मचती है कि सही क्यों चल रही है, उनको भी वैसे चुल मची कि सही क्यों चल रहा है। तो वो बोले कुछ चेंज लाते हैं। मैंने बोला ये चेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई भी मार्केट में। तो बोले नहीं लाते हैं। मैंने बोला नहीं करेगा एक्सेप्ट सर, मत करो, है ना। वो बोले नहीं करेंगे। तो मैंने बोला नहीं मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है, आप अब ट्विस्ट आएगा कहानी में, ठीक है। मैंने बोला देखो आप अगर मेरी बात रख रहे हो तो वेरी गुड, नहीं रखोगे तो मेरे पास बीबी सर का ऑफर है। मैं बीबी सर को जानता भी नहीं था, मेरे पास उनका नंबर भी नहीं था, मैं सिर्फ उनका स्टूडेंट था, ठीक है। लेकिन बीबी सर इज द MS धोनी ऑफ सीए इंडस्ट्री ना भाई, तो नाम लेंगे तो कुछ अच्छा ही लेते। तो मैंने बोला देख लो बीबी सर का ऑफर है, सोच लो। तो उनको पता नहीं क्या लगा, ब्लफ कर रहा होगा ये वो, तो वो भाव नहीं दिया उन्होंने मेरे को, बोला छोड़ो। 1 हफ्ते बाद तुम सोचो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या हुआ, इमेजिन करो। बीबी सर का कॉल आया, बोलते आकाश इफ मतलब क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, जो भी पूछा। मैं तो हिल गया मैं पहले 2 बार वो ट्रू कॉलर पर चेक किया मैंने, तुरंत ही मतलब बात करते करते देख लिया मैंने, हाँ बीबी सर ही है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मतलब हमारी ऐसे बीबी वर्चुअल्स करके है, शुभम भी है हमारे साथ, तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन। तुम सोचो 1 हफ्ते पहले मेरे को पता भी नहीं था कि वो मुझे कॉल कर सकता है, मैंने ऐसे ब्लफ मारा, ठीक है। और 1 हफ्ते बाद बीबी सर का मुझे कॉल आ गया। तो मैंने जो भी मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड था लीगली इज्जत से सब कंप्लीट किया एंड आई केम इन बीबी वर्चुअल्स। तो अब उसके बाद तो भाई मतलब देखो लाइफ में शांति चाहिए, इट्स नॉट अबाउट मनी, पैसा तो है ठीक है, बट अरे मतलब ऐसा नहीं, अरे नहीं बट इट्स अबाउट कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन तुमको छोड़ के ग्रोथ मिलती है, लेकिन जब ग्रोथ मिलती है ना तो तुम वापस कंफर्टेबल फील करते हो, राइट। फिर तुमको उस कंफर्ट जोन छोड़ के वापस ग्रोथ चाहिए, फिर तुम वापस कंफर्टेबल फील करोगे। तो वो जो वापस कंफर्टेबल फील करोगे ना, वो छोटा सा पीरियड जो आता है वो अच्छा सुख तो देता है। जैसे तुम कंफर्ट जोन छोड़ के 5 साल मेहनत की, सीए बने, कंफर्ट आया ना, अब इंजॉय कर लिया इसको, अब ये छोड़ के कुछ और। अब मैं बीबी वर्चुअल छोड़ नहीं रहा भाई, तुम बोलोगे भाई कंफर्ट जोन है तो छोड़ दो सर वैसा नहीं है, बट स्टिल सी आपके पास है ना, मैंने यही कहा। तो वापस पहली बात पे आ रहा हूं, सीए इज द बेस्ट इंश्योरेंस। अब है ना तुमको कभी भी नहीं पता कि तुम्हारा क्या किया हुआ काम कहां काम आ जाएगा। अब मेरे को बीबी सर का कॉल शायद क्यों आया, मे बी मैं कोई एडटेक कंपनी के साथ था, नहीं, शायद मैंने वो एडटेक कंपनी के पहले एक अमेंडमेंट वीडियो डाली थी, है ना। अगर वो देखते ही नहीं एडटेक कंपनी तो बीबी से अप्रोच करते नहीं, लेकिन वो भी नहीं था। अमेंडमेंट वीडियो क्यों डाली, क्योंकि 3 साल ऑफलाइन टीचिंग की थी, तो तुमको नहीं पता तुमको कौन से एफर्ट का रिवॉर्ड कब मिलेगा। तो अभी जैसे ना काफी यहाँ रैंकर्स है, तो मे बी तुम लोग तो पहले अटेम्प्ट में निकल गए रहेंगे, काफी बच्चे सीएस है जिनको अटेम्प्ट लगे रहेंगे। तो हर बार ऐसा नहीं होगा जो तुमको चीजें आसानी से मिल जाएगी या पहले बाद में मिल जाएगी। यू विल हैव टू बी पेशेंट इन योर लाइफ, ठीक है। लेकिन जब मिलेगा ना, अगर लेट मिला है तो क्यूमुलेटिव होके मिलेगा, मल्टीप्लाई होके मिलेगा, है ना। सो प्लीज कीप वर्किंग हार्ड, और जो तुमने एफर्ट मारा है ना
लाइफ के हर एस्पेक्ट में ये एफर्ट मारते रहना, ठीक है? तुमको सीए ने ना बहुत कुछ सिखाया, तुमको सिर्फ डिग्री नहीं दिया सीए ने, क्या क्या सिखाया पता है? हार्डवर्क, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन, ये बहुत कुछ सिखाता है सीए। अगर कोई से तुम नॉर्मल आदमी को बोलेगा ना 8 घंटा काम कर, वो बोलेगा अरे 8 घंटा काम मेरे से नहीं होएगा। सीए को बोलेगा ना 8 घंटा काम कर, बोलेगा 8 घंटा ही है क्या, हाफ डे ही आज क्या, क्योंकि अपने को तो 16 घंटे का आदत है बराबर। वो बोलेगा 8, अरे वाह मजा आ गया, वीकेंड छुट्टी, ओहो मजा आ गया। तुम देख रहे हो क्या, तुम इतने पॉलिश हो चुके हो कि तुमको अभी छोटे मोटे एफर्ट से मजा ही नहीं आता है। तो ये चीज हमेशा अपने पास सिक्योर करके रखना, ठीक है? बहुत अच्छी डिग्री है तुम्हारे पास, ठीक है? सो कांग्रेचुलेशन अगेन एंड थैंक यू सो मच। मैं बता देता हूँ जो जानते नहीं है, मैं ना ऐसे हर एक चैप्टर खत्म करने के बाद मैं ना उसको करता हूँ सरक सरक सरक, मतलब एक गाना था, पता नहीं मैंने कहीं तो बोल दिया था वो, फिर वो हर बच्चे बोलते हैं कि अभी हर चैप्टर के बाद करो, तो मैं वो पूरा फील में लेता हूँ कि एक्चुअली वो गाना ऐसा है, कोई सर से मुरी चुन ली जाए, या तुम्हारे लिए ऐसा कर लेते हैं कि हमारे जिंदगी से अभी सीए फाइनल क्या हो गया, ठीक है? समझ गया ना? करना अभी तो थोड़ा खुलो यार जिंदगी में, ठीक है? चलो, हमने मई 23 में सीए फाइनल को कर दिया है सारा। अब इनसे हम करवाते हैं एक इंडेस गेस, ठीक है? अब ये नहीं कि किसी हाँ, ने नहीं, बोल ये दिया ऐसा उसके आगे हरकत नहीं करूंगा ऐसा- मैं, समझ गया। समझ जाओ मैरी को ठीक है, क्या असर करता है। सो और इस बार आगे पीछे नहीं चलेगा। कपड़े वपड़े भी उतार सकते हैं हम, ब्लेजर वेजर। ये बस जोरदार ताली। वो एग्जाम में ज्यादा आता नहीं इसलिए याद नहीं रहा, बट ठीक है। क्या बात है। आया था इस बार, ट्रेंड बदलता रहता है भाई। अभी ऑडिट हो गया, एफआर हो गया, ऐसा कौन सा पेपर है जो खत्म ही नहीं होता है, टाइम हमेशा कम हो जाता है? अरे हमेशा डीटी पे ही आ जाते हो, कोई कुछ तो और सोचो भाई कॉस्टिंग एसएफएम। तो दोस्तों अब हम शायरी ठीक है, शायरी सुना दो। स्वागत तो करेंगे ही कि ढूंढ लेते हैं ये हर कॉम्प्लेक्स चीज को आसान करने का जरिया, अपनी मैजिक बुक से नचाकर हर कॉन्सेप्ट को, अपनी मैजिक बुक से नचाकर हर कॉन्सेप्ट को कराते हैं ये ताता थैया। कॉस्टिंग और एफएम की दुनिया में इनको बुलाते हैं सबके बड़े भैया। हमारे बीच आएंगे अब संकल्प का नस्तिया। Heartiest congratulations! All right guys, so superb. सब लोग की जर्नीज आप लोग ने सुनी, ठीक है? मेरी जर्नी मैं YouTube पे बता दूंगा और 15 मिनट अपने पास नहीं है, तो वहाँ पे प्लीज़ देख लेना, अनसब्सक्राइब मत करना, भले ही आप लोग सीए बन गए हो, कुछ और वैल्यू एडिशंस देते रहेंगे आप लोग को। एनीवेज गाइस, सो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, आप लोग में से कितने लोग एंटरप्रेन्योरशिप, जैसा यहाँ पे मोहम्मद सर ने अपने को कहा दैट ही इज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, हाउ मेनी ऑफ यॉल एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स खाली अपन ऑडिट टैक्स तक ही अपने आप को लिमिटेड रखना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यॉल वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स? तो थोड़ा एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहीं ना कहीं अपन लोग वो एक्सपोजर नहीं देखा है। आई हैव सीन बोथ द वर्ल्ड, सो 4.5 years अप्रॉक्सीमेटली मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी JP Morgan में काम किया है एज इन द असेट मैनेजमेंट टीम, एंड देन स्टार्टेड दिस एंटरप्रेन्योरल वेंचर जहाँ पे मैं फेस टू फेस जो कोचिंग वो टाइम पे होती थी वो मैंने स्टार्ट किया, देन कन्वर्टेड दैट इनटू द एडटेक प्लेटफॉर्म। सो आई हैव सीन बोथ द वर्ल्ड्स, दोनों में काफ़ी कुछ सीखने को मिला, स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप में मतलब एवरी डे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। आई एम श्योर यू विल अग्री विद मी, एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग फॉर यू इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी, इन टर्म्स ऑफ HR। मतलब आपको वहाँ पे एक मतलब स्टार्ट जब आप करते हो ना, तो यू विल नॉट बिलीव, जब मैंने मेरा फर्स्ट लेक्चर लिया था तो छोटा सा क्लासरूम था, पैसा भी इतना था नहीं, 3-4 स्टूडेंट्स वो भी हाथ जोड़ जोड़ के बुलाए थे कि भाई प्लीज़ लेक्चर ले लो मेरा, एंड वो क्लासरूम था। यू विल नॉट बिलीव, मैंने वहाँ पे मतलब स्टार्टिंग था तो आई हैव इवन स्वीप द क्लास, ऐसा था, एंड देन फीस भी मैं ही ले रहा हूँ,
किसी को मेरे को एम्प्लॉय करना है तो HR भी मैं ही हूँ, एंड देन यू नो द जर्नी बिगिंस. बट वही एक पैशन होता है टू डू समथिंग विच यू लाइक. सो मेरे को भी टीचिंग का काफ़ी पैशन था स्टार्टिंग से ही. मैंने भी घर पे CA बनते ही सबसे पहली चीज़ बोली, CA CS मेरा साथ में किया था मैंने, तो मैंने बोला कि मेरे को तो टीचिंग में ही जाना है. पेरेंट्स टोल्ड दैट, स्पेशली माय फादर हु इज़ ऑल्सो फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड. तो उन्होंने मुझे कहा कि यार थोड़ा तो एक्सपोजर ले ले इंडस्ट्री में, सो दैट एक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगा. एंड प्रॉब्ली इफ यू वांट टू टीच टू अ CA फाइनल लेवल, तो वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देना स्टूडेंट्स को. यू नो इट शुड नॉट बी ओनली बुक ओरिएंटेड. एंड दैट इज वेयर 4.5 years रादर JP Morgan में असेट मैनेजमेंट टीम में काम किया, बहुत कुछ सीखा. But the calling was always teaching. So finally went there and start किया, and costing काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ. एंड अब इंस्टीट्यूट चाहती है कि मैं थोड़ा अडाप्ट करूँ, तो आपको पता है SCMP के साथ क्या हुआ. तो एंड सो नाउ स्टार्टिंग विद AFM. तो 3 चीज़ जो मैं इन जनरल सीखा हूँ वो आप लोगों को खाली बताना चाहूँगा. प्लीज़ फॉलो दैट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. 1 इज़ एडप्ट टू सिचुएशंस. ठीक है, मैं लास्ट 10 साल से कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूँ, एंड देन SCMP इज नाउ बिकमिंग अ पार्ट ऑफ सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल, विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ कोर 6 सब्जेक्ट्स. सो अब मैंने स्टार्ट किया है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो जब फर्स्ट टाइम मैंने सुना, आई ऑलमोस्ट क्राइड. फ्रैंकली एकदम ऑनेस्टली आप लोग के साथ बोलता हूँ, जिस दिन फर्स्ट टाइम वो न्यूज़ सुना, आई वॉज ऑलमोस्ट इन टू टीयर्स, बिकॉज मेरी तो बोलो दिलो जान एक ही चीज़ थी, एंड उसी पे मैंने पूरा सब कुछ दिया है. बट देन वही सीखा है. पेरेंट्स ने भी बोला कि ठीक है यार, दैट्स हाउ इट इज, यू हैव टू अडॉप्ट टू सिचुएशंस, तो वो अडॉप्ट किया. सेकेंड, देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा. जब भी मैंने खुद ने कोई भी चीज़ के लिए शॉर्टकट यूज़ किया है, I have always been backfired. So don't use the shortcut ever. And the third most important learning was consistency. जो भी कर रहे हो, ठीक है, you have to wake up early every day and सोचना है कि यार आज मेरे को क्या value add करना है, and that's how you are going to grow. So these 3 learnings from my end, please आप लोग भी follow करना. Becoming a chartered accountant in itself बहुत बड़ा achievement है, and इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं हो सकती. विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर. एंड मेरे थैंकिंग नोट के साथ वी आर गोइंग टू वेलकम द चीफ गेस्ट ऑफ टुडेज इवनिंग, अनिल सिंघवी सर. कि अल्फाजों से नहीं कर पाए, इसलिए पुष्पों का ले रहे हैं सहारा. अनिल सर आप हमारे बीच आए, ये सौभाग्य है हमारा, ये सौभाग्य है. तो अर्ज किया है, चाहता हूं एक ऐसी शख्सियत से मैं आज आपको मिलाना, चाहता हूं मैं एक ऐसी शख्सियत से आज आपको मिलाना. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिसका सुन के मौसम बन जाता है सुहाना. दोस्तों, बना दिया है इन्होंने समुंदर जैसे बड़े डीटी को, बना दिया है इन्होंने समुंदर जैसे बड़े डीटी का सबको दीवाना. बीबी वर्चुअल्स का सबसे अनमोल, सबसे कीमती है ये खजाना, जिसका नाम है भंवर बोराना. यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे. मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ. यस पीपल, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. CA कंप्लीट होना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है. सबसे बड़ा रिलीफ ये मिलता है कि अब पढ़ना नहीं पड़ेगा. मतलब पढ़ना पड़ेगा लेकिन एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा. बिकॉज एग्ज़ाम देना और पढ़ना आई थिंक लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है. जॉब करना इजी है, पढ़ाना इजी है, बट पढ़ना सबसे डिफ़िकल्ट है. मैं आपको सिर्फ 4 रूल बताना चाहूँगा कि लाइफ में अगर सच में आगे बढ़ना चाहते हो ना, सच में कुछ ढंग का करना चाहते हो, तो 4 चीज़ों को हमेशा अपनाना. सबसे पहली चीज़ है एडेप्टेबिलिटी. मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे भी देखे, ऐसे लोग देखे, किसी इंडस्ट्री में गए, बोले मैनेजर से हमारा बनता नहीं था इसलिए हमने जॉब छोड़ दी, उससे ऐसा नहीं होता था इसके लिए वो कर लिया, वहाँ पे हमारा जमा नहीं इसलिए कर लिया. लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो अपने आप को अडेप्ट करना सीख लो. और इस वर्ल्ड में मैं बताऊँ ना, जितने भी ब्रांड्स थे, या एडेप्टेबिलिटी इज लाइक यू हैव टू अपडेट विद द टाइम एंड ऑल. आपने सब लोगों ने नोकिया के, अपन ने मोबाइल के बारे में सुना, एम्बेसडर की कार के बारे में, कोडेक की मतलब वो उसके बारे, कैमरा के बारे में, एम्बेसडर कार के बारे में.
ये सब लोग अपने टाइम पे बहुत अच्छी क्वालिटी वाले थे, बट आज वो नहीं है, बिकॉज दे हैव नॉट अपडेटेड एंड अपग्रेडेड विद द टाइम। सो एडेप्टेबिलिटी लाइफ में भी लानी है, और उसके साथ साथ में आपको टाइम के साथ में अपने आप को अपडेट करना है, अपग्रेड करना है। ये सबसे पहली चीज़ है जो आप अपने में ला लो। दूसरी चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। यहाँ पे अनिल सर आपको बोल के गए, वो हिंदी का शो करते हैं, और आई थिंक मैंने तो जितने मैं IPO लगाता हूँ मैं उन्हीं को देख के लगाता हूँ। मैं YouTube पे जाता हूँ और देखता हूँ कि IPO जी बिजनेस अनिल सर का, उन्होंने बोला कि लगा लो, लॉन्ग टर्म के लिए लगा लो या फिर मतलब आपको लिस्टिंग गेन के लिए लगा लो। अगर उन्होंने बोला है लगा लो तो मैं लगा लूंगा। तो कम्युनिकेशन आप में होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई आपको इंग्लिश आनी चाहिए। बहुत सारे लोग कौन से बैकग्राउंड से कैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों से आप अपने जो थॉट है वो शेयर करने पड़ेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तीसरी चीज है लीडरशिप। सर ने लीडरशिप के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई। दुनिया में आगे बढ़ना है ना तो आपको लीडर तो बनना पड़ेगा, बिकॉज अगर कुछ बड़ा स्केलेबल करना है, हर चीज आप नहीं कर पाओगे। जब आप इंडस्ट्री में जाओगे बहुत बार आपको लगेगा यार मैं मेरा काम किसी और को नहीं देता, दूंगा तो पता नहीं मेरे को वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मैं बताऊं वहीं पे आप गलती कर देते हो। इफ यू रियली वांट टू डू बिग इन द लाइफ ना, तो आप में लीडरशिप क्वालिटी है, वो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। एंड लास्ट इज यार टेक्निकली आप साउंड होने चाहिए, टेक्निकली आपको नॉलेज होना चाहिए। और मैं बता दूं हमारे लिए बेस्ट पार्ट क्या है पता है, आपकी जॉब सिर्फ टेक्निकली राउंड पे ही मिलने वाली है। आपकी एंट्री हो गई किसी भी कंपनी में, जहां पे भी जाओगे, कंपनी में जाओगे, बिजनेस में जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, कुछ भी करोगे, आपकी एंट्री सिर्फ टेक्निकल नॉलेज के बेस पे होती है। और ये जो तीन चीजें हैं ना, एडेप्टेबिलिटी, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल, ये आपको आगे जाके वहां से आगे तक ले जाने का काम है ना, वो ये तीन चीजें करेगी। और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, लाइफ में थोड़ा हम्बल रहना करके, लोगों को रेस्पेक्ट देना, लोगों को नहीं हर चीज को रेस्पेक्ट देना। जो चीज आपको दिखे, जो लोग आपको मिले, जैसे मिले, हो सकता है आपकी रैंक है, किसी की रैंक नहीं हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुए हो, कोई है वो 10वें अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है। मैं बताऊं ना 10 साल बाद किसका क्या होगा कोई पता नहीं चलता, कब किसकी जरूरत पड़ जाए लाइफ में कोई पता नहीं चलता। तो अपने आप को थोड़ा हम्बल बना के रखना, लोगों को रेस्पेक्ट करना। अब ये जो फ्यूचर है वो आप ही लोगों का है। और मैं बताऊं जैसे मोहम्मद है, उन्होंने अपनी कंपनी बनाई, 300 करोड़ की कंपनी का वैल्यूएशन लेके आए। सिद्धांत है, जो लोग मेरे से पढ़े और यहाँ तक पहुँचे, मैं बताऊं मैं चाहता हूँ आप में से भी जब भी मैं 5-6 साल बाद जब मिले तो यार आप कुछ अच्छे लेवल पे हो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। और एक ही चीज़ है, मेहनत करते रहो, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। मेहनत तो करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अच्छा करना पड़ेगा। और मैं बताऊँ आप कर सकते हो। जब आप CA क्लियर कर गए, बहुत सारे लोगों की रैंक आई है, 70 लोग ऐसे हैं जिनकी रैंक आई है, जब आप यहाँ तक आए हैं ना तो सच में आप कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक्स अलॉट, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर। एक बार जोरदार तालियां भंवर बोराना सर के लिए। अब मैं आप सबसे एक एक सवाल पूछूंगा और आपको क्या लगता है वो कौन है, आपको उसकी तरफ उंगली करनी है आपस में मतलब जो भी क्वेश्चन है तो आपको बस इशारा करना है। आपको इशारा करना है कि कौन है वो, ठीक है? तो सबसे पहला सवाल, आप चारों में सबसे ज्यादा पार्टी शार्टी कौन करता है? इनके कपड़े देख के भी लग रहा है ना सर। वो आपके व्हाइट गॉगल्स कहाँ पे? आपके व्हाइट गॉगल्स कहाँ पे? व्हाइट गॉगल्स से पहन लीजिए, अब बनेगा पार्टी शार्टी का माहौल। सब पहने रहिए। अगला सवाल है, आप चारों में सबसे ज्यादा कंजूस कौन है? यार नए बने हैं, नए फैकल्टी है, रैगिंग हो रही है, कोई नहीं। अब दोस्तों क्वेश्चन है, आप सब में सबसे ज्यादा नटखट कौन है, मतलब सबसे ज्यादा मस्ती कौन करता है? दोस्तों नटखट का क्या क्या मतलब हो सकता है आप समझ जाइए। आखिरी सवाल, फैकल्टीज की दुनिया का करण जौहर कौन है, यानी सबसे ज्यादा गॉसिप्स किसके पास रहती है? तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे चारों फैकल्टीज के लिए। आप सबने हाफ CA ये सीरीज तो देखी होगी और काफी पसंद भी आई होगी। अगर नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए, जिसमें एक फेमस डायलॉग था कि CA की कोई कोटा फैक्ट्री या राजेंद्र नगर नहीं होता है,
सीए जहाँ बुक उठाता है, जहाँ पढ़ने बैठ जाता है, वही उसकी कोटा फैक्ट्री है और वही उसका राजेंद्र नगर है। सो दोस्तों, ये जो सीरीज आई थी, टीवीएफ ने जो बनाई थी, टीवीएफ और बीबी वर्चुअल्स का भी एक कोलैबोरेशन है। आप लोग जानते नहीं हो भंवर सर क्या चीज है। टीवीएफ और बीबी वर्चुअल्स का भी एक कोलैबोरेशन है और हाफ सीए का कास्ट एंड क्रू आज हमारे यहाँ पे फेलिसिटेशन पे आने वाला था, मगर लास्ट मोमेंट पे उनका कुछ प्लान चेंज हो गया और उन्हें दिल्ली जाना पड़ा किसी कारणवश। मगर टीवीएफ ने खास बीबी वर्चुअल्स के लिए उनके कास्ट के जो मेन हीरो हैं उनका एक छोटा सा क्लिप बनाया है जो कि वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारी एवी स्क्रीन पे प्लीज वो क्लिप प्ले करें। Hi guys, I am Gyanendra Tripathi and I'm here to congratulate all the students of BB Virtual who qualified in May 2023 and achieved this extremely precious title for themselves, CA. दोस्तों, ऑल इंडिया रैंक 1 सीए अक्षय जैन। सीए क्लियर हो गया, रैंक आ गया वगैरह, बट आई डोंट वांट कि यही मेरी लाइफ का पीक रहे, तो इससे ऊपर, इससे कुछ अच्छा समथिंग ऑलवेज, मतलब कीप ऑन इम्प्रूविंग। ऑल इंडिया रैंक 2 सीए कल्पेश जैन। I have not had a rank in any of my previous attempts in my CA Foundation or BCA Inter, so first time rank that too in a single rank, it feels very tremendous, to be very honest, like out of the earth feeling है. ऑल इंडिया रैंक 4 सीए लक्ष्य अग्रवाल। In such a big endeavor like CA Finals, BB Virtuals was the obvious choice because Bhavar Burana sir is the name in the CA industry for direct taxation and the other subjects also. So yeah. ऑल इंडिया रैंक 5 यश तिब्रेवा। We all need someone to trust, someone to fall back when we are feeling low, and BB Virtual is the place where we find that trust. So trust is the main reason. सीए नितिन चाकरा ऑल इंडिया रैंक 6। Undoubtedly, BB sir is best in the industry, so there was no other choice. रैंक 7 हर्ष पटेल। BB sir's name is, you know, connected with faith, and you can completely rely on it basically. रैंक 8 प्रियांशी गोयल। BB sir is the one that all recommends. रैंक 9 शुभम सिंह। Actually, I'm connected with BB sir since the day I started. रैंक 10 पूजा बागवान। उनके क्लास में आप कभी बोर हो ही नहीं सकते। रात को 2 बजे भी बैठोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप।